ओके स्टूडेंट, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने एरर्स पढ़ लिया था और हमें वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज पढ़ना था, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, सबसे पहले तो आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया तो होगा इनके बारे में। व्हाट आर दिस, व्हाट इज वर्नियर कैलिपर एंड व्हाट इज स्क्रू गेज, क्या पता है बताइए आपको। एनीवन? पर बोल रहा है वीडियो ब्लर है। नहीं, पर वीडियो ब्लर तो नहीं होना चाहिए, वो हो सकता है बोर्ड फोकस पे है इसलिए मैं उतना फोकस में नहीं दिख रहा हूँ, है ना। ऑटो फोकस ऑफ कर रखा है तो बोर्ड फोकस में है ना। यस, ठीक है। हाँ, आज थोड़ा सा चेंज करा है हमने सेटअप। मैं थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड फोकस में रखा था। एक बार बोर्ड पे कुछ लिखता हो तो आपको उससे बेटर समझ में आएगा। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। ये लिखा हुआ दिख रहा है प्रॉपरली? यस सर। है ना? हाँ, ओके। चलिए, तो बच्चों का मेरे पास जवाब भी आ रहा है कि स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर क्या होते हैं। स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर आर डिवाइसेस which are used to measure some physical quantities like length, diameter, inner diameter, outer diameter kind of things more accurate, more precisely. Precisely यहाँ पे वर्ड हमको यूज करना चाहिए, नॉट एक्यूरेटली। देखिए, हर फिजिकल मेजर, हर जो मेजरमेंट होता है वो हम कुछ ना कुछ डिवाइस या कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट की मेजर करने की अपनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कितने प्रिसीजन तक किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है या उसमें कितनी एरर पॉसिबल है। जो प्रिसीजन होता है, नॉर्मल जो अपन लेंथ वगैरह मेजर करते हैं, जो स्केल से मेजर करते हैं, उसका अपन 1 mm रखते हैं। हम जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमें कंपास बॉक्स में जो स्केल मिलती है उसका 1 mm का एक्यूरेसी होती है, 1 mm का प्रिसीजन होता है। हमें उससे और ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, तो इसके लिए हमने कुछ और डिवाइसेस बनाए हैं। 2 ऑफ दिस डिवाइसेस आर स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर। तो इनका कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर लॉजिक से समझेंगे तो बहुत आसान है। ठीक है, चलिए लॉजिक से समझते हैं अपन। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर स्टार्ट करते हैं। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का लॉजिक क्या है? देखो, वर्नियर कैलिपर में हमारे पास 2 स्केल्स होती है। अगर मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊं वर्नियर कैलिपर का, तो एक सिंप्लीफाइड डायग्राम कुछ ऐसा होगा वर्नियर कैलिपर का, जिसमें 2 स्केल, एक स्केल उसे कहते हैं मेन स्केल, दूसरी स्केल उसे कहते हैं वर्नियर स्केल। अब इन स्केल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि मेन स्केल पे भी मार्किंग है, वर्नियर स्केल पे भी मार्किंग है, दोनों पे मार्किंग है। मेन स्केल पे जो मार्किंग है उनकी हमने गैप जो रखी है वो नॉर्मल स्केल जैसी 1 mm रखते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ इस तरह से हम मेन स्केल पे मार्किंग करते हैं। तो मेन स्केल पे मार्किंग जो होती है नॉर्मल वर्नियर कैलिपर के अंदर वो 1 mm का डिवीजन ही रहता है। 1 mm के यहाँ पे मार्क्स के बीच में गैप होती है। मेन स्केल की जो मार्क्स की गैप होती है इसे कहा जाता है MSD, मेन स्केल डिवीजन। इससे आप बोल सकते हैं MSD। MSD का मतलब हो गया मेन स्केल डिवीजन। फिर हमारे पास नीचे एक और स्केल है जिसे हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, जिसे बोलते हैं वर्नियर स्केल। इस वर्नियर स्केल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड, एक मुझे वेटिंग रूम में बच्चे थोड़ा लेट आते रहते तो उसके लिए अपन कुछ चेंज करते हैं। ओके, वेटिंग रूम डिसेबल कर दिया, वेरी गुड। चलिए, तो वर्नियर स्केल में क्या होता है? वर्नियर स्केल में मार्किंग है, लेकिन वर्नियर स्केल की जो मार्क्स है ना उनकी गैप मेन स्केल के मार्क्स जैसी नहीं रहती, वो अलग कर देते हैं अपन, वो हम अलग कर देते हैं। थोड़ा इसको बड़ा करके बनाता हूँ मैं वर्नियर स्केल को। यस, तो यहाँ 0, तो मेन स्केल के जो 9th नंबर का डिवीजन आता है वहीं पर यहाँ पे 10th आ जाता है। इस तरह की यहाँ मार्किंग होती है। तो कुछ ऐसी मार्किंग रहती है नॉर्मल जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है उसके अंदर 2 3 4 5 को बीच में लाएंगे 6 7 8 9। यस, इस तरह की कुछ मार्किंग रहती है। ठीक है, तो मेन स्केल के ऊपर देखिए ध्यान से, जो मार्क्स की गैप है वो देखो अलग है, वर्नियर स्केल की मार्क्स की गैप अलग है। और इस तरह से कुछ मैनेज करा था हमने कि मेन स्केल के ना 9 डिविजन में वर्नियर के 10 डिविजन आ जाए। स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में कुछ इसका सिस्टम हम करके रखते हैं।
मेन स्केल के 9 डिविजन में वर्नियर के 10 डिविजन आ रहे हैं। किसी और तरह के वर्नियर कैलिपर में कुछ अलग चीज हो सकती है। तो नॉर्मली ऐसा आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि कितने मेन स्केल डिवीजन और कितने वर्नियर स्केल डिवीजन आपस में मैच कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में नॉर्मली दे देते हैं। तो वो अपन को जो देते हैं नॉर्मली। अच्छा, यहाँ पे ये जो कैप होती है इसे बोलते हैं VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। जैसे ऊपर मेन स्केल डिवीजन कहा था MSD, नीचे वर्नियर स्केल डिवीजन VSD दे दिया। स्टैंडर्ड केस में 9 और 10 का फिगर चलता है, पर जनरल केस में ऐसा हो सकता है कि M MSD may be equivalent to N VSD। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि M और N में हमेशा N बड़ा रहे और M छोटा रहे। अभी जैसे डायग्राम में 9 MSD मैच कर रहे 10 VSD से, तो ये स्टैंडर्ड में ऐसा होता है, पर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। अधिकतर जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर उसमें हम ऐसे ही करते हैं कि 9 MSD 10 VSD से मैच करेंगे, या 19 MSD 20 VSD से मैच करेंगे। इस तरह का अपन ऑर्डर रखते हैं। यहाँ पे एक नंबर थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ पे M तो यहाँ M+1 लेते हैं। पर अब हम तो जनरल सिचुएशन के बारे में भी सोचेंगे, तो जनरल केस में M और N कुछ भी हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकते हैं। आपको एकदम दिमाग ब्लॉक नहीं करना है कि M और N हमेशा ऐसे ही होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी पॉसिबल है। मेन चीज है कि दोनों अलग होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर मैंने दो स्केल को ऐसा साइड बाय साइड रखा कि 0 और 0 मैच कर रहे हैं, आफ्टरवर्ड अगर मैं स्केल को थोड़ा शिफ्ट करूं, स्केल को थोड़ा शिफ्ट करूं, ठीक है, तो थोड़ा शिफ्टेड डायग्राम में बना के बताता हूं आपको। सपोज ये शिफ्टेड डायग्राम में मैंने वर्नियर जो नीचे वाली स्केल थी उसे शिफ्ट कर दिया, जो नीचे वाली वर्नियर स्केल थी उसे मैंने शिफ्ट कर दिया, और मेन स्केल का 0 यहाँ है, वर्नियर स्केल का 0 यहाँ है। फिर वर्नियर और मेन स्केल के ना कोई से दो मार्क्स आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। मुझे नहीं पता अभी कौन से कर रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड कुछ नहीं था, इधर रैंडमली मैंने शिफ्ट करा और मुझे ऐसा दिख रहा है कि 0 0 तो आप ऑफकोर्स मैच नहीं करेंगे, पर वर्नियर का कोई सा मार्क्स मेन स्केल के किसी मार्क्स से कोइंसाइड कर रहा है। तो आप क्या बता सकते हो मुझे, अगर आपको ये मार्क का नंबर और ये मार्क का नंबर बताओ, आपको 0 के बाद कौन से नंबर का मार्क है ये पता है, और वर्नियर के 0 के बाद कौन से नंबर का मार्क है पता है, तो आप मुझे बता सकते हो 0 0 की बीच गैप क्या होगी? क्या मुझे बता सकते हो आप? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। मान लीजिए 0 के बाद ये pth मार्क है और नीचे ये qth मार्क है, ठीक है। मेन स्केल पे हमारे पास मार्क्स थे, दिस वाज 1 2 3 4 5 ऐसे मार्क्स थे। तो मेन स्केल का कोई सा p नंबर का मार्क और नीचे वर्नियर स्केल का कोई सा q नंबर का मार्क मैच कर रहा है, दोनों एक ही अलाइनमेंट में। तो क्या मुझे बता सकते हो कि 0 और 0 के बीच गैप क्या होगी? क्या कोई लॉजिक से कुछ भी सिंपल तरीके से बता सकते हैं अपन? बताइए जल्दी। चलो अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो ये बताओ, आपको इस 0 से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस बताओ, इस 0 से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ, तो आप मुझे इन 0 0 के बीच की डिस्टेंस बता सकते हो क्या? इन 0 0 के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, क्या शिफ्ट हुआ है? यस, क्या होगी बताओ जल्दी से। 0 से pth मार्क तो मैंने बताया ना आपको कि pth मार्क है वो, और यहाँ पे दो मार्क्स के बीच की गैप आपको पता है, इट इज कॉल्ड MSD। नीचे वर्नियर स्केल पे दो मार्क्स की गैप आपको पता है, इट इज कॉल्ड VSD। तो आपको 0 से यहाँ की लेंथ पता तो है। सिमिलरली यहाँ 0 से pth मार्क की डिस्टेंस पता है आपको। जैसे मैंने बोलूँ कि यहाँ से 0 से 5th मार्क की डिस्टेंस क्या होगी, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 इंटू MSD। जैसे मैं नीचे पूछूंगा आपको कि यहाँ पे जो 6th लाइन है उसकी इस 0 से डिस्टेंस क्या होगी, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 गैप आ रही है, तो 6 इंटू VSD। राइट? ऐसे ही कहेंगे हम। यस सर। Yes, sir. तो सिंपल, अब बताओ 0 0 के बीच की गैप क्या होगी यहाँ पे? इस 0 से 0 की गैप क्या रही होगी? P MSD minus Q VSD. बिल्कुल सही। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ अगर हमको निकालना है तो हम P इंटू MSD माइनस Q इंटू VSD, बस इस तरह से हम ये 0 0 के बीच की डिस्टेंस बता सकते हैं। 0 0 के बीच की डिस्टेंस अगर मैंने L कही तो आप ये बता सकते हो। सही बात है, सिंपल चीज है। बोलो, ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या सबको अच्छे से? ये कि मैंने क्या है ना, मेरे पास दो स्केल से, इन दिस टू स्केल देयर आर सम डिविजन, उनमें मैंने कुछ मार्क्स बना रखे हैं। द अबव स्केल, ऊपर जो स्केल है उसको अपन बोलते हैं मेन स्केल, जनरली वो बड़ी होती है,
वर्नियर स्केल नीचे जनरली छोटी सी होती है। मेन स्केल के कुछ मार्क्स है, वर्नियर स्केल के कुछ मार्क्स है, और उनमें कुछ मैचिंग भी है, मतलब कि कुछ गैप्स की मैचिंग है। तो यहाँ मैंने बता रखा है कि MSD आर एग्जैक्टली मैचिंग विद NVSD, ऐसा कुछ है। तो ये एक तरीका होता है आपको MSD VSD का रिलेशन बताने का, कि MSD और VSD का रिलेशन क्या है। क्वेश्चन में ऐसा बता देते हैं, और MSD कितना ये बता दिया तो VSD भी पता चल गया। जैसे बोल दिया आपको क्वेश्चन में कि MSD इन अ वर्नियर कैलिपर इज ऑफ 1 mm एंड 10 VSD आर मैचिंग विद 9 MSD, ऐसा आपको दे दिया, इस तरह से बता दिया, तो आपको VSD कितना पता चल जाएगा। आप यहाँ 1 mm रख दो, MSD की वैल्यू 1 mm दी है, यहाँ रख देंगे 9, यहाँ रखोगे 10, तो VSD आ जाएगा 0.9 mm। तो MSD VSD का रिलेशन बताने का तरीका रहता है। एंड आफ्टरवर्ड इफ यू नो MSD एंड VSD, देन by shifting vernier scale, if there is some matching between main scale and vernier scale, then you can know the length here। अगर वहां कुछ मैचिंग है तो आप ये लेंथ बता सकते हो इसलिए। ठीक है, कौन समझ में आ रहा है ये? यस सर। Yes, sir. ओके बच्चों, थैंक यू। चलो, तो अब ये कॉन्सेप्ट जो है अपना वर्नियर कैलिपर का क्लियर है। अब वर्नियर कैलिपर आपको आ गया, किसी भी वर्नियर कैलिपर में आपको लेंथ मेजर करना है तो बस यही लॉजिक आपको आना चाहिए। अब मैं आता हूँ स्टैंडर्ड जो वर्नियर कैलिपर होता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट उसका डायग्राम क्या होता है। ये तो मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया था, अब थोड़ा सा सही डायग्राम जो रहता है वर्नियर कैलिपर का बना देता हूँ यहाँ नीचे। तो वर्नियर कैलिपर में हमारे पास एक तो एक मेन स्केल होती है इस तरह से, ये एक मेन स्केल है ना, ये स्केल है हमारे पास, नॉर्मल जो अपनी स्केल रहती है उस तरह की स्केल है, और उसके ऊपर हमने इस तरह से कुछ एक apparatus जैसा कुछ बना दिया है, कुछ हमने मेटल पीस यहाँ और यहाँ इस तरह से ट्रायंगुलर मेटल पीस लगा दिए। ओवर दिस इसके ऊपर एक वर्नियर कैलिपर भी हम यहाँ पे वर्नियर स्केल भी लगा देते हैं। वर्नियर स्केल कैसी होती है वो दिखाता हूँ मैं। अच्छा हो तो इसको ऐसा सीधा रखिए, फिर यू भी बना सकते हो, है ना। तो ये जो ऊपर ब्लू कलर में मैंने चीज दिखाई है, ये दिस इज अ मेटल पीस विच इज ओवर द मेन स्केल। वो मेन स्केल के ऊपर होता है ना, मेन स्केल के ऊपर वो हमने फिक्स कर रखा है। इट इज अटैच्ड टू मेन स्केल बट इट कैन स्लाइड ओवर इट। ठीक है, ये जो मैंने एपरेटस बना रखा है ना ब्लू कलर में, ये स्लाइड कर सकता है। अगर इसको स्लाइड करके दिखा दूं मैं तो डायग्राम क्या हो जाएगा फिर, आफ्टर द स्लाइडिंग। थोड़ा सा डायग्राम बनाने में को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसका आप ध्यान रखिए, आप भी बनाते जाइए साथ में, है ना। तो थोड़ा शिफ्ट करने के बाद जो डायग्राम होगा वो बना दिया मैंने यहाँ पे। ऐसा कुछ, ठीक है, ये कुछ डायग्राम बन जाएगा व्हेन वर्नियर इज स्लाइडेड। वर्नियर को जब स्लाइड कर देंगे तो इस तरह का डायग्राम हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास अरेंजमेंट है, दिस इज वर्नियर कैलिपर। नीचे जो हमने ब्लैक कलर में स्केल दिखाई थी उस पर हमने यहाँ पर 0, देन आफ्टरवर्ड 1, 2, 3 सब ऐसे मार्क बना रखे। नॉर्मल जो अपनी स्केल होती है जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, 1 mm की मार्क के साथ जो गैप के साथ स्केल रहती है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे हमने कर रखा है। एंड द सेकेंड स्केल जो वर्नियर स्केल है, ये इसके ऊपर एक मेटल पीस है, वो मेटल में से अंदर दिखे हमको, इसलिए यहाँ पर एक विंडो बना रखी होती है हमने यहाँ पर एक विंडो बना रखी होती है ताकि हमको अंदर की चीज दिख जाए ऐसा। और उस विंडो के साथ में यहाँ पे हमने वर्नियर स्केल के मार्क्स बना रखे होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और उनको ज्यादा अच्छे से मैंने यहाँ बना दिया था। ये तो थोड़ा बारीक छोटा डायग्राम हो गया, इसमें क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो जो स्केल्स की मैचिंग रहती है वो कुछ इस तरह से दिखती है जो ऊपर दिखाई है मैंने। अभी जो वर्नियर का पीस है इसे हम जब शिफ्ट करेंगे तो ये जो दो चीजें इनको कहा जाता है जॉस, इन्हें कहते हैं जॉ। ठीक है, इन जॉस के बीच की गैप बढ़ेगी जब वर्नियर, ये जो पीस है इसे कहते हैं वर्नियर। व्हेन वर्नियर इज इन कांटेक्ट, when vernier jaws are in contact with the main scale jaws, then the zero of vernier and zero of main scale are in alignment। हम ऐसा बनाते हैं सिस्टम जिससे कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जब जॉस कांटेक्ट में हो उस समय 0 ऑफ वर्नियर एंड 0 ऑफ मेन स्केल अलाइनमेंट में हो, मतलब हमको स्केल का ये डायग्राम दिखना चाहिए। देन अगर इस वर्नियर को मैं यहाँ स्लाइड करूंगा
वर्नियर को यहाँ स्लाइड करूंगा तो ऐसा कुछ केस हो जाएगा, वर्नियर स्केल इज शिफ्टेड विद रिस्पेक्ट टू मेन स्केल। इन दैट केस द डिस्टेंस बिटवीन जॉस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन दिस जीरो। अगर ये दोनों जब चिपके हुए थे, दोनों जॉस जब कांटेक्ट में थे, तब मेन स्केल वर्नियर स्केल के जीरो अलाइनमेंट में थे। देन अगर जॉस के बीच में कुछ गैप बनाई तो उतनी गैप तो यहाँ 0 0 के बीच में होना चाहिए। Am I right? समझ में आ रहा है Yes, सबको sir. ये, है ना? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल सही। तो इन 0 0 के बीच में वही गैप होनी चाहिए जितना इन दोनों जॉस के बीच में गैप है। तो जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ आपको मेजर करना है, किसी पेन वेन की लेंथ मेजर करना है, तो उसे आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। इससे आप जैसे यहाँ इंसर्ट करेंगे और दोनों जॉस को अच्छे से फर्मली इस पेन को होल्ड कर लो, देन जॉस के बीच की गैप वो एग्जैक्टली वही होगी जो 0 0 की गैप होगी। 0 0 की गैप कैसे निकालेंगे? तो ये वर्नियर स्केल पे यहाँ विंडो थी, उस विंडो के अंदर आपको दिख रहा है कि मेन स्केल के मार्क्स कैसे है, वर्नियर स्केल के मार्क्स कैसे है, उनमें हम ऐसी मैचिंग ढूंढ लेते हैं। ऐसा ढूंढ लेते कि कोई वर्नियर का मार्क या मेन स्केल के मार्क्स से मैच कर रहा है, ऐसा ढूंढ लेते। और अगर ऐसा मैचिंग दिख जाए, बस ये रहा फिर इक्वेशन, इससे हम बता देंगे कि क्या है उस ऑब्जेक्ट की लेंथ। समझ में आ रही बात? Yes, sir. ओके, तो दिस इज हाउ मेजरमेंट इज डन, है ना? इस तरह से वर्नियर कैलिपर का यूज करके मेजरमेंट किया जाता है। तो ये मैंने आप बेसिक लॉजिक बताया कि हाउ वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये अगर अच्छे से क्लियर है तो फिर मैं थोड़ा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर जो होता है उसकी बातें करूंगा फिर। ठीक है, क्योंकि ये मैंने सारा जनरल कॉन्सेप्ट बताया। जनरल कॉन्सेप्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर कुछ घुमा फिरा के पूछ लिया गया उसके लिए। जैसे अगर मैं आईआईटी की बात करूं तो आईआईटी के लिए तो ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चन हमेशा ऐसा आता है जो रेगुलर से हटके होता है, तो उसमें तो यही बेसिक से जाने से सब कुछ होता है। अब अपन स्पेशल केस सीखेंगे स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर। तो ये हो गया है, तो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर पे आते हैं। इसमें कुछ भी डाउट है कहीं भी किसी भी बच्चे को तो पूछ लो, किसी भी लॉजिक में कुछ भी समस्या हो। चलो कोई समस्या नहीं, वेरी गुड। अच्छा, ये जो दो जॉज है नीचे वाले, इनके बीच में हम ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। और ये ऊपर वाले जो जॉज है ना, इनका क्या काम होता है? तो जैसे हमें कोई बॉटल है मेरे पास, जैसे ये है मेरे पास, तो दिखा देता हूँ। एक मेरे पास बॉटल की कैप है, अंदर का डायमीटर। हाँ, तो इसके जो अंदर का ये सपोज इनर डायमीटर किसको निकालना है, ये इसको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ ऐसे हम रखेंगे और दोनों जॉज को अच्छे से इसमें इसे इंसर्ट करके इसे फिक्स कर देंगे, तो इसका इनर डायमीटर मिल जाएगा हमको। ठीक है, चलो, तो ये जो ऊपर के जॉज है वो इनर डायमीटर के लिए होते हैं, और नीचे के जॉज जो होते हैं वो आउटर डायमीटर्स वगैरह मेजर करने के लिए यूज हो सकते हैं। फिर एक पीछे है ना, इस वर्नियर के साथ में एक रॉड और अटैच होती है, वो जो रॉड होती है फिर उसे डेप्थ पे मेजर कर सकते हैं अपन। जब ये दोनों चिपके हुए हैं तो रॉड एग्जैक्टली यहीं पे एकदम कॉर्नर पे रहती है। जितना वर्नियर शिफ्ट होता है उतनी यहाँ से वो रॉड बाहर शिफ्ट हो जाती है, जितना वर्नियर शिफ्ट होता है उतनी वो रॉड यहाँ से बाहर शिफ्ट हो जाती है। ऐसे एक पीछे ऐसी रॉड भी अटैच होती है, दैट रॉड इज अटैच टू दिस वर्नियर स्केल। जितना भी वर्नियर शिफ्ट होगा उतनी रॉड बाहर निकलेगी, तो यहाँ से कितना डेप्थ गई है वो भी पता चल जाएगा। तो जब हमको डेप्थ पता करनी होती है चीजों की डेप्थ, इन दैट केस हम इस तरह की रॉड यूज कर लेते हैं। चलो, तो ये तीन चीजें होती है वर्नियर कैलिपर में मेजर करने के लिए। अब स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर पे आने वाला हूँ, तो मैं थोड़ा सा, मुझे स्पेस चाहिए तो पुराना ऊपर वाला डायग्राम ये कई जगह बनाता हूँ मैं। अब जो हम यूज करते हैं नॉर्मली स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर, उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या रखते हैं कि 10 VSD आर मैचिंग विथ 9 MSD, जैसा मैंने ऊपर स्केल में डायग्राम बनाया था। ठीक है, 10 VSD आर मैचिंग विथ 9 MSD एंड MSD नॉर्मली हम रखते हैं 1 M। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, VSD आ जाएगा मेरे पास 0.9 M, VSD आ जाएगा मेरे पास 0.9 M। इन दिस स्पेशल केस, अब हमने यहाँ पर 10 ही मार्क्स बनाए हैं, ऊपर हमने 10 मार्क्स ये मैंने दिखाया, वैसे तो ज्यादा होते हैं मेन स्केल पे। अब इस स्पेशल केस में क्या होगा, एग्जैक्टली एक ही ऐसा मार्क होता है वर्नियर का जो ऊपर मैच करता है, एक ही एक मार्क होता है जो मैच करता है। ठीक है, और देखो, मान लो ये जो मेन स्केल का वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के किन्हीं दो मार्क्स के बीच में आ रहा है। वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के किन्हीं दो मार्क्स के बीच में आ रहा है, वर्नियर का 0 मेन स्केल के किन्हीं दो मार्क्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मार्क है इसको नोट करो कि क्या है। ये सपोज X मार्क था,
वर्नियर का 0 मेन स्केल के किस मार्क के थोड़ा राइट में है, इसे आप नोट करो। जिन दो मार्क्स के बीच में है उसमें से जो पहला वाला मार्क है ना उसे एक्स मार्क बोल दिया मैंने, ठीक है। इसे बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग। इस एक्स को कहा जाता है मेन स्केल रीडिंग, इसको कहा जाता है मेन स्केल रीडिंग। व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? इट इज द पोजीशन और द डिस्टेंस ऑन द मेन स्केल, zero of the vernier is just right of it, zero of the vernier is just right of this, वर्नियर का 0 इस मार्क के जस्ट राइट में है, तो यहाँ जो रीडिंग होती है इसे कहा जाता है मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। अब ये लेंथ डेफिनेटली एक्स मार्क से थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस है, ये समझ में आ रहा है? इस 0 की यहाँ से गैप थोड़ी ज्यादा है इस 0 से एक्स की गैप के, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. है ना? सभी बच्चे देखिए, बाकी बच्चे भी देखिए, इस 0 से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस है, इसे मैंने एक्स मार्क बोला, तो इससे ये 0 थोड़ा सा राइट में है। डेफिनेटली दिस एल इज गोइंग आउट टू बी ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है 0 से एक्स मार्क की, उससे थोड़ा बड़ा है एल। एल इज जस्ट ग्रेटर देन दिस 0 टू एक्स डिस्टेंस। सबको क्लियर? Yes, sir. हाँ, चलिए अब एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी है, वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी वो निकालते हैं अपन, ठीक है। वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी वो हम फाइंड करते हैं। तो यहां से जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है 0 से लेके ये एल हटा रहा हूं फिलहाल, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये मेरा निकालने में इंटरेस्ट है, ये मेरा निकालने में इंटरेस्ट है। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी है, इसे मैंने इस एक्स जो रीडिंग थी मेन स्केल की इसमें ऐड कर दिया, तो एल ज्यादा एक्यूरेटली में लिख सकता हूँ, ज्यादा प्रिसाइजली लिख सकता हूँ। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालूं, ठीक है। मान लीजिए 1 mm है, सपोज दिस इज 1 mm। अगर ये 1 mm होगी, अगर ये डिस्टेंस 1 mm होगी, तो ये वर्नियर का 0 और वर्नियर का जो 1th मार्क होता है वो उससे कितनी डिस्टेंस था? वर्नियर के 0 से वर्नियर का 1 मार्क की गैप क्या थी? 0.9 mm, 0.9. है ना। और अगर ये गैप 0.1 mm हुई, इफ दिस गैप इज 0.1 mm, तो फर्स्ट मार्क यहाँ एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, बताओ। Yes, sir. वर्नियर का जो फर्स्ट मार्क होगा वो एग्जैक्टली यहाँ मैच करना चाहिए ऊपर, ठीक है। If this gap is 1 mm, 0.1 mm, if this gap is 0.1 mm and the gap between this 0 and 1 is 0.9 mm, so 0.1 plus 0.9 is going out to be 1 mm, and यहाँ से यहाँ 1 mm की गैप है और ये 0.9 और 0.1 ये भी 1 mm हो जाएगा, तो ये 1 और ये ऊपर का लाइन जो भी है x+1 से जो मार्क है उससे 1 मैच करना चाहिए, am I right? Yes, sir. बाकी बच्चे भी देख लीजिए। सभी को क्लियर है क्या? फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, मैंने क्या बोला। अगर इस 0 से इस मार्क के बीच की गैप है 0.1 mm, इस 0 से इस मार्क के बीच की गैप है 0.1 mm, तो यहाँ जो गैप होती है 0 से 1 की हो तो 0.9 mm होती है। 0.9 प्लस 0.1, दिस इज एग्जैक्टली 1 mm, और ये भी 1 mm हो जाएगा, इसलिए 1 से ये मैच करेगा, 1 से ऊपर लाइन मैच करेगी, है ना। चलो अब 1 mm, अगर ये 0.1 mm की गैप है तो यहाँ की फर्स्ट लाइन ऊपर मैच करना चाहिए। अगर 0.2 mm होती तो, अगर इस 0.2 mm होती तो, अगर इस 0.2 mm होती तो यहाँ से जो सेकेंड लाइन होती है वो 0 से कितनी गैप पे होती है? 0.9 इंटू 2 दैट इज 1.8 mm, ये 1.8, तो यहाँ से अगर मैं इस 0 को 0.2 mm शिफ्ट करूंगा तो ये दोनों मैच कर जाएंगे। 0 को Yes, sir. 0.2 mm शिफ्ट करा, अगर मैंने 0.2 Yes, mm sir. शिफ्ट करा तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे मैच करना चाहिए। फर्स्ट मार्क तो मैच नहीं करेगा वर्नियर का, लेकिन सेकंड लाइन ऊपर मैच करेगी, समझो अच्छे से। ये इस सेकंड लाइन की यहाँ से जो सेकंड लाइन से गैप है इट इज अ 0.2 mm, हेंस व्हेन 0 इज शिफ्टेड बाय 0.2 mm, ये सेकंड लाइन यहाँ मैच करेगी। तो अगर इस लाइन से इस 0 की डिस्टेंस 0.2 mm है तो वर्नियर के सेकंड मार्क के ऊपर मैचिंग होना चाहिए, सही है? Yes, sir. है ना। सबको अगर क्लियर है अच्छे से, तो ये देखो लॉजिक समझ में आ रहा है। 0.2 mm पे सेकंड मार्क मैच करेगा, 0.3 mm पे फिर थर्ड मैच करेगा। 0.3 पे थर्ड क्यों मैच करेगा? क्योंकि जो थर्ड मार्क होता है वर्नियर का, उसकी ऊपर के थर्ड मार्क से जो गैप होती है दिस इज ऑफ 0.3 mm, 0.9 इंटू 3 और ऊपर 1 इंटू 3, तो यहाँ गैप 0.3 mm की बची। तो अगर 0.3 mm शिफ्ट करेंगे तो थर्ड मार्क मैच करेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर 0.3 mm से शिफ्टेड है तो थर्ड लाइन ऊपर मैच कर जाएगी। तो नीचे के कौन सा मार्क ऊपर मैच कर रहा है वो अगर मैंने देख लिया, जिस क्यूएथ मार्क ऊपर मैच कर रहा था वो मैंने अगर देख लिया है,
तो उससे मैं बता सकता हूँ कि 0 और इस x मार्क की गैप क्या थी. इट इज डेफिनेटली गोइंग आउट टू बी दिस q इनटू 0.1. भाई जब नीचे फर्स्ट मार्क ऊपर मैच कर रहा था तो ये 0.1 आ रही थी, जब सेकंड मार्क ऊपर मैच कर रहा है तो 0.2 आ रही थी, तो क्यूएस मार्क मैच करेगा तो q इंटू 0.1 आएगी. आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. है ना. हेंस x से एक्स्ट्रा कितनी गैप थी है वो ये आ जाएगा, ये वो एक्स्ट्रा लेंथ दे देगी, ये एक्स्ट्रा लेंथ प्लस x. नाउ द टोटल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन टू अस. वो आ गया मेरे पास x प्लस दिस q इंटू 0.1 mm. This 0.1 mm, it was nothing but the gap between this first mark and this first mark. इन दोनों फर्स्ट के बीच की जो गैप थी वो 0.1 mm थी. इसे कहते हैं यहाँ लीस्ट काउंट. तो x क्या था? मेन स्केल रीडिंग. उसे शॉर्ट में मैं हमेशा लिख रहा हूँ. q 1 ईयर स्केल पे मार्क की लेंथ थी, 1 ईयर स्केल का मार्क था, इसलिए इसे बोल दिया 1 ईयर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट. वेयर लीस्ट काउंट में कहीं साइड में लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे. वेयर दिस लीस्ट काउंट was the gap between MSD and VSD. तो अगर आप बुक्स में देखेंगे तो 1 ईयर कैलिपर से लेंथ मेजर करने का ये फॉर्मूला देते हैं वो लोग. ऐसा फॉर्मूला बता के देते हैं वो लोग कि लेंथ निकालना है किसी ऑब्जेक्ट की, दोनों जॉस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ कितनी बताना है. तो आप देखो मेन स्केल रीडिंग क्या है, 1 ईयर स्केल रीडिंग क्या है इनटू लीस्ट काउंट. इस तरह से ऐड कर दो तो आपको लेंथ मिल जाएगी. व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? इट इज अ मार्क ऑन द मेन स्केल. 0 of 1 year is just left of it, sorry just right of it. Right 0 of 1 year किसके जस्ट राइट में है वो वाली रीडिंग यहाँ पर वो थी मेन स्केल रीडिंग. 1 ईयर स्केल रीडिंग क्या है कि 1 ईयर के कौन से नंबर का मार्क ऊपर मैच कर रहा है. 1 ईयर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा मार्क मैच कर रहा है. दिस VR is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये 9 या 10 तक होता है, ये 10 नहीं होता नॉर्मली क्योंकि 10 मैच नहीं करता है. इनटू लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट इज MSD माइनस VSD. दिस इज फॉर स्टैंडर्ड 1 ईयर कैलिपर जिसमें ये सिचुएशन थी. तो ऐसे 1 ईयर कैलिपर के लिए ये इक्वेशन बन जाती है. इस तरह का इक्वेशन आ जाती है हमारे पास. तो ये समझ में आ रहा है लॉजिक कैसे लाया मैं इक्वेशन? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों. तो दिस इज हाउ स्टैंडर्ड 1 ईयर कैलिपर ऑपरेट. बट मैंने बताया आपको फिर से कि जैसे IIT की बात करूँ तो वहां तो ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है. स्टैंडर्ड 1 ईयर कैलिपर तो बहुत साल पहले पूछते थे वो, अब तो सब ऊपर उठ गए उससे. अब वो पूछते जनरल सिचुएशन. जनरल सिचुएशन मतलब जिसमें ये कुछ अजीब कर देंगे, है ना. यहाँ पे जैसे 20 VSD मैच कर रहे हैं 19 MSD से, ऐसा कुछ कर दिया या कुछ भी अजीब सा कर दिया. ऐसे भी क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें VSD ज्यादा है और MSD कम है. ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं IIT में. तो वहां पे क्या होता है फिर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना इससे जाना पड़ता है. और बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन अगर किसी को बेसिक आता है तो, ठीक है. पर जनरली किताबों में केवल स्टैंडर्ड 1 ईयर कैलिपर के लिए फॉर्मूला बना देते हैं और इस फॉर्मूले से फिर वहां फंस जाएंगे. क्योंकि जो लीस्ट काउंट होता है ना, इट इज नॉट ऑलवेज MSD माइनस VSD. लीस्ट काउंट इज नॉट ऑलवेज MSD माइनस VSD. ये लॉजिक जनरली पता नहीं रहता है बच्चों को, तो गड़बड़ कर देते हैं. तो आपको ये इक्वेशन कब लगानी है? स्टैंडर्ड 1 ईयर कैलिपर जिसमें VSD छोटा हो MSD से और ज्यादा डिफरेंस नहीं हो. यहाँ पे 1 का डिफरेंस रहता है. ऐसे केसेस में आप ये लगा सकते हो. आ रही बात समझ में? ये इक्वेशन कब लगानी है हमको? बोलो. यस सर. है ना. पर नीट में जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल आसान आसान, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टफ पूछेंगे वो लोग, तो इससे अपना सफिशिएंट काम हो जाएगा. पर अगर कभी क्वेश्चन टफ पूछ लिया तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे बेसिक चीज ये होती है, लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज गोइंग आउट टू बी 0 टू QS मार्क की डिस्टेंस, 0 टू QS मार्क की डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस. ठीक है, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो ये अपने 1 ईयर कैलिपर का सारा लॉजिक कवर कर लिया. एक बार आप देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछो, इस पे फिर कुछ क्वेश्चन देता हूँ. देख लीजिए कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो. प्लीज रिपीट थर्ड यूज ऑफ 1 ईयर कैलिपर. थर्ड यूज ऑफ 1 ईयर कैलिपर बता देता हूँ मैं. ओके, देखिए ये जो हमारे पास 1 ईयर होता है ना, ये ब्लू कलर में जो मैंने बनाया था, दैट हैज अ रॉड अटैच विद इट एंड इट इज बिहाइंड दिस मेन स्केल. मेन स्केल के पीछे से एक रॉड जुड़ी हुई रहती है. जैसे इस 1 ईयर को शिफ्ट करते हैं वो रॉड यहाँ से बाहर निकलती है. इससे जितना इस 1 ईयर को शिफ्ट करते हैं उतनी वो रॉड बाहर निकलती है.
जितना इस वर्नियर को शिफ्ट करते हैं उतनी वो रॉड यहाँ से बाहर निकलती है। तो अगर हमें डेप्थ मेजर करना हो, किसी चीज की डेप्थ मेजर करना हो, कहीं पर हमारे पास कुछ छोटा सा होल है, उसकी डेप्थ मेजर करना है, तो हम ये वर्नियर कैलिपर एग्जैक्टली होल की बाउंड्री पे रखते हैं और फिर वर्नियर को शिफ्ट करते हैं, जिससे वो रॉड बाहर आती है, रॉड होल में चली जाएगी। दैट होल कितना डेप्थ है उसकी, उतनी रॉड जा सकती है वहां अंदर, और जितना रॉड वहां गई तो ये डिस्टेंस उतनी आएगी, उससे आप रीडिंग मेजर कर लो यहाँ पे कितना वो रॉड शिफ्ट हुई है। इस तरह से हम डेप्थ ऑफ एनी होल और समथिंग मेजर कर सकते हैं। आ रहा है क्या पॉइंट समझ में अनुष्का, सॉरी आयुष्का? ओके, एनी अदर डाउट? चलो, अब कोई डाउट नहीं है तो लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, नोट करिए, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। In a vernier caliper, MSD is of 1 mm. MSD is of 1 mm and 10 VSD are matching with 9 MSD. 10 VSD are matching with 9 MSD. In a vernier caliper, MSD is of 1 mm and 10 VSD are matching with 9 MSD. When there is nothing between the jaws, zero of both scales are in alignment. When there is nothing between the jaws, दोनों jaws जो होते हैं ये दोनों चिपके हुए हैं, in that case zero of both scales are in alignment. Zero of both scales are in alignment. Length of a pen is measured. Length of a pen is measured with this vernier caliper. Length of a pen is measured with this vernier caliper. Length of a pen is measured with this vernier caliper. Zero of vernier scale is just left of 13th mark on main scale. Zero of vernier is just left of 13th mark on main scale. 13th mark on main scale. And 8 line of vernier is in agreement. 8 line of vernier is in agreement with a line in main scale. 8 line of vernier is in agreement with a line in main scale. 8 line of vernier is in agreement with a line on main scale. What is the length of pen? What is the length of pen? Correct. What is the length of pen? गोपाल फंस गए आप, गलत जवाब आपका, बाकी का अधिकतर सही आ रहा है, बिल्कुल सही। साथी थोड़ा सा सही चेक करो, थोड़ा सा गलत है। यूनिट्स भी लिखो बच्चों, यूनिट्स के बिना आंसर गलत है आपके, है ना? फिजिक्स में बिना यूनिट्स के कुछ नहीं बताते अपन। बाकी अधिकतर बच्चे सही दे रहे हैं आंसर, बिल्कुल सही। ध्वनि नहीं, सान्या गलत है, रुषम गुड सही है। ध्वनि चेक करो अगेन, आदित्यराज गलत है, और ओके ध्वनि ठीक है। शिवांगी सही है, सान्या थोड़ा सा शायद 0 गलती से टाइप करा एक्स्ट्रा, पर गुड। चलिए, मैं बहुत बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। पलक थोड़ा सा शायद प्रिंट कर दिया आपने। चलो अब मैं बोर्ड पे बता देता हूँ। देखो, यहाँ सबसे पहली चीज तो मैंने एक
घुमा दिया था क्वेश्चन में कि मैंने बता दिया 0 ऑफ 1 ईयर इज जस्ट लेफ्ट ऑफ 13th मार्क। हम यहाँ पे जस्ट राइट ऑफ देखते हैं, किसका जस्ट राइट ऑफ है 0 ऑफ 1 ईयर, तो 13 मार्क्स के लेफ्ट में है, मतलब 12 के राइट में होगा, है ना। नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं कि 1 ईयर स्किल आगे इस तरह शिफ्ट होती है, नॉर्मली ऐसे ही होता है। कुछ नहीं कहा है तो ऐसे ही मानना चाहिए कि 1 ईयर स्किल ऐसे राइट में ऐसे शिफ्ट होती है। और अगर ये कहा है क्वेश्चन में कि 0 ऑफ 1 ईयर लेफ्ट ऑफ 13 से, इसका मतलब 12 के राइट में, तो 12 होगी मेन स्किल रीडिंग, 12 मार्क की रीडिंग होगी मेन स्किल रीडिंग। तो मेन स्किल रीडिंग आना चाहिए 12 mm। 12 मार्क 0 से डेफिनेटली 12 mm पे होगा, अगर हर 2 मार्क की बीच की गैप यहाँ पे 1 mm थी, जो दिया है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमें ये MSR मिल जाएगा 12 mm, VSR 8 है, 8 लाइन मैच कर रही है, और लिस्ट काउंट तो स्टैंडर्ड दिया है, मैंने डाटा देख के समझ में आ रहा होगा, तो 0.1 mm आएगा। तो दिस इज 0.1 into 8, 0.8, 0.8 plus 12, 12.8 mm। आंसर शुड बी 12.8। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है, जिनका भी थोड़ा बहुत गलत है आई थिंक सबको क्लियर होगा। गोपाल समझ में आया? यस सर। ओके गोपाल, चलिए ध्यान रखिएगा, अब ऐसा क्वेश्चन में लैंग्वेज घुमा देते हैं यहाँ पे, बाकी तो सब आसान रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें थोड़ा ये हटा रहा हूँ चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो, इन अ वर्नियर कैलिपर, इन अ वर्नियर कैलिपर 11 MSD are matching with 10 VSD, 11 MSD are matching with 10 VSD and 1 MSD is of 1 mm। ठीक है, साथ में मैंने डायग्राम दिया है आपको, दिस इज मेन स्केल एंड डेफिनेटली दिस इज 1 ईयर स्केल। तो एक 1 ईयर कैलिपर में क्या डाटा है, क्या मैचिंग वगैरह है वो बता दिए मैंने आपको। 11 MSD आर मैचिंग विद 10 VSD, 1 MSD इज ऑफ 1 mm, ये बताया मैंने आपको। और पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे थे, तो क्या दिख रहा है हमको मेन स्केल 1 ईयर कैलिपर में, वो दिखा दिया है। ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, फाइंड लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, फाइंड लेंथ। और रीडिंग, रीडिंग क्या है, फाइंड रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग क्या है बताइए। आंसर आ रहा है मेरे पास, वेरी गुड। सोच समझ के आंसर देना सब, क्वेश्चन में बहुत गलतियां होने के चांस है। ठीक है, चलिए काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं भी सॉल्व करता हूँ बोर्ड पे, प्लीज ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। अब देखिए, हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि 1 ईयर का यहाँ पे सेकेंड लाइन मेन स्केल की 18th लाइन से मैच कर रहा है। इफ यू गो बाय अवर बेसिक्स, अगर हम बेसिक से जाए, जब ऐसा हो जाए ना, ऐसा अजीब सा कुछ आ जाए जो अपन स्टैंडर्ड नहीं होता, तो सबसे बेस्ट बेसिक्स होता है। तो लेंथ शुड बी 18 into MSD which is 1 mm, so it is going to be 18 mm minus Q into VSD, Q is 2 and VSD is 11 by 10 of MSD which is 1 mm। so by basic ये आने की इक्वेशन, भाई VSD आ जाएगा 11 by 10 MSD और MSD 1 mm है, तो VSD आ गया, बस आ गया आंसर।
तो 18 माइनस दिस इज ऑल्सो mm, तो mm माइनस कर दो 22/10, so this is 180 minus 22/10, 180 minus 22/10, 180 minus 20 is going to be 160, एक और 2 करेंगे तो 158/10, so 15.8 mm. This should be the correct answer. बहुत से बच्चों का ये आंसर आया मेरे पास, वेरी गुड, और कुछ बच्चों का थोड़ा सा अलग भी है, तो वो लोग देख लीजिए कि क्या गलती हुई है, और बहुत से बच्चों ने आंसर ही दिया है, वेरी गुड। सान्या का सही था, वेरी गुड सान्या, आदित्य राज सही है, साक्षी सही है, वेरी गुड यार, मैक्सिमम बच्चे सही दे रहे थे, वेरी गुड। चलिए, आ रहा है क्वेश्चन समझ में? किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? कोई भी डाउट हो किसी को बता दीजिए। नेगेटिव साइन, विनय क्या नेगेटिव साइन? विनय क्या नेगेटिव साइन? ये माइनस का साइन क्यों आया यहाँ पे? ये तो अपना बेसिक्स में था ना, बेसिक्स से अपन ने जो करा था, इस 0 से यहाँ तक की जो भी लेंथ है, दिस माइनस दिस लेंथ इक्वल टू ये लेंथ, यहाँ से यहाँ की लेंथ, इस 0 से pth मार्क की जो भी लेंथ होगी ये, उसमें से ये नीचे यहाँ डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिलेगी ना, ठीक है? तो 0 से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? इस 18th मार्क की 0 मार्क से डिस्टेंस क्या होना चाहिए था? 18 इंटू 1 mm, और फिर इस सेकेंड मार्क की यहाँ से डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 2 VHD। तो सब्ट्रैक्ट करा अपन ने बेसिक से, आ रहा है समझ में अब? यस, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन करते, लिखिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। इन अ वर्नियर कैलिपर, in a vernier caliper, MSD is of 1 mm, MSD is of 1 mm, and 7 MSD are matching with 10 VSD. 7 MSD are matching with 10 VSD. 7 MSD are matching with 10 VSD. What is least count? What is least count of this instrument? What is least count of this instrument? What is least count of this instrument? इस इंस्ट्रूमेंट का least count क्या होगा बताइए? What is least count of this instrument? कर लीजिए आप जल्दी से एक बार। What is least count of this instrument? अफसोस, सभी का गलत जवाब। क्या बात है यार, सबके गलत। आपको लग रहा है कि मैं आसान क्वेश्चन दूंगा? दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? दिमाग लगा के करो। गलत एवं गलत, अभी तक तो किसी का सही नहीं आया मेरे पास, और चेक कर लेता हूँ कोई ऐसा छूट तो नहीं गया मुझसे। नहीं, आदित्य राज, अभी आदित्य राज का है सही, वेरी गुड आदित्य राज। एक्सप्लेन कर सकते हो कैसा है आपका आंसर? बोलो आदित्य राज। माइक है तो प्लीज एक्सप्लेन करो यार आदित्य राज, आपका आंसर सही है तो मैं चाहता हूँ आप बताएं सबको कि कैसा आया। डू यू हैव माइक? आदित्य राज, सजल बिल्कुल सही, आपका भी सही है। सजल आप बताइए। सर जो थर्ड मार्क होगा वर्नियर स्केल का, हाँ, वो अगर अपन शिफ्ट करेंगे तो जो थर्ड मार्क होगा वो 2 से 0.1 मिलीमीटर आगे होगा। क्या बोला, फिर से बोलिएगा प्लीज। जो थर्ड मार्क होगा वर्नियर स्केल का,
हाँ वो मेन स्केल के जो थर्ड पॉइंट है जो 2 mm पर आ रहा होगा हाँ उससे 0.1 मिलीमीटर आगे होगा, ठीक है। क्योंकि हाँ 0.7 हाँ हाँ तो जब 3 और 2 ओवरलैप कर जाएंगे हाँ। तो 0.1 मिलीमीटर होगा लेंथ। आंसर सही था पर ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सही नहीं है। देखो करना तो यही है जो आप सोच रहे हो, आप डायरेक्शन तो सही जा रहे हो, ठीक है। देखो फर्स्ट मार्क ऑफ 1 ईयर एंड फर्स्ट मार्क ऑफ मेन स्केल, इसके बीच में जो गैप होगी वो आना चाहिए 0.3 mm। दिस शुड बी 0.3 mm। सेकेंड मार्क के बीच की जो गैप होगी वो आएगी 0.6 mm। फिर थर्ड मार्क के बीच की गैप ज्यादा हो जाएगी 0.9 mm। एंड दिस फोर्थ मार्क, इसकी यहाँ से जो गैप हो जाएगी 0.2 mm आ जाएगी। दिस इज 0.2 mm। आप चेक कर सकते हैं 4.7 आने वाला है, 0.7 आने वाला VSG, तो 4 इंटू 0.7 2.8 और थर्ड यहाँ पे 30 ये 3 mm है, ये 2.8 mm है, तो 0.2 mm गैप आएगी। अगला फिफ्थ मार्क एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा थर्ड और फोर्थ मार्क के, फिफ्थ मार्क ऑफ 1 ईयर, ठीक है। सिक्स मार्क 4.2 mm पे यहाँ कहीं आएगा, और सेवंथ मार्क जो होगा ऊपर, ठीक है, ये 5 से सही कर रहा है, हाँ, और सेवंथ मार्क आएगा 4.9 mm पे। 1 ईयर का सेवंथ मार्क जो आएगा वो 4.9 mm पे आने वाला है। ओरिजिन से इस 0 से 4.9 mm पे आने वाला है, बट यहाँ से फिफ्थ मार्क आएगा 5 mm पे। 4.9 mm और 5 mm बीच का गैप क्या है? बीच का गैप क्या है यहाँ पे? व्हाट इज दिस गैप? 0.1 mm। So if you shift the 1 year scale by only 0.1 mm, then this mark is going to match with this fifth mark. If you shift the 1 year scale by 0.1 mm, then this mark is going to match with this fifth mark. Am I right? सही है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये? फिर से सुन लो। हाँ बोलिए। फिफ्थ और सेवेंथ कैसे डिसाइड किया? नहीं मैंने डिसाइड नहीं करा, मैं तो बस चेक करते जा रहा था, बनाते जा रहा था। मैंने डिसाइड नहीं करा, मैंने सिर्फ स्केल बनाई, मैंने देखा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ढूंढा और मुझे पता चला कि यार सबसे कम जो गैप है किन्हीं दो मार्क्स के बीच में, वो ये भी सही था कि यहाँ पर 0.1 mm है ना, यही था ना, हाँ यहाँ 0.1 mm है और यहाँ भी 0.1 mm। अब नॉर्मली हम राइट में शिफ्ट करते तो राइट में इस 0.1 mm को मेजर कर सकते हैं अपन, ऐसे तुम लेफ्ट में शिफ्ट करके भी 0.1 mm मेजर कर पा रहे थे यहाँ पे, वो भी सही है आंसर। 0.1 mm इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने बस ये ढूंढा कि किन दो मार्क्स के बीच की गैप सबसे कम है, कितना मिनिमम डिस्टेंस में मेजर कर सकता हूँ, दैट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट MSD माइनस VSD नहीं होता, वो स्टैंडर्ड में था, स्टैंडर्ड बनने के लिए लिस्ट काउंट आ रहा था MSD माइनस VSD, बट लिस्ट काउंट होता क्या है? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस मेजरेबल बाय द इंस्ट्रूमेंट। मिनिमम थिंग जो भी वो मेजर इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है, वेट मेजर करेगा तो वेट का मिनिमम क्या मेजरमेंट होगा, लेंथ के केस में लेंथ का मिनिमम मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। तो ऐसे लिस्ट काउंट समझा अपन ने। तो लिस्ट काउंट यहाँ पे समझ में आया कि 7 और इसके मैचिंग हो जाएगी, अगर 0.1 mm शिफ्ट करेंगे तो आंसर शुड बी 0.1 mm। आ रहा है समझ में? This instrument is going to have a list count of 0.1 mm. यस सर क्लियर है। वेरी गुड। तो ये 1 ईयर कैलिपर का अच्छा खासा एक अच्छा एग्जांपल था जो काफी बेसिक से करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब 1 ईयर कैलिपर में बेसिक वगैरह तो सब देख लिया अपन ने, है ना। स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसा था 1 ईयर कैलिपर का वो भी देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखिए एरर या जीरो एरर इन 1 ईयर कैलिपर, जीरो एरर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जीरो एरर, जीरो एरर, जीरो एरर। व्हाट इज जीरो एरर? देखिए हर इंस्ट्रूमेंट को जब उस पर जैसे कोई वेंगिंग मशीन है ना, आप मिठाई खरीदने गए बाजार में तो उसके बाद तराजू रहता है, उसमें मिठाई का डब्बा रखता है, वो फिर उसमें मिठाई डालता है ना। अगर कुछ नहीं रखने पर वो कुछ रीडिंग दे, मान लो उसमें कुछ नहीं रखने पर भी 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ रीडिंग दे रहा है, तो डेफिनेटली खराब इंस्ट्रूमेंट है वो। अब उसमें मिठाई रखने जाएंगे तो अपन को कम मिलेगी, सही है? यस सर सही है। है ना, सही बात है। तो हमेशा चेक करना चाहिए कि जब कुछ नहीं रखा है तो जीरो आ रहा है कि नहीं। तो जो शाने रहते हैं ना, जिनके पुराने तराजू है, वो लोग क्या करते हैं, हमेशा बाट रखते थे ताकि आप कुछ नहीं रखा वाली सिचुएशन देख ही नहीं सकते।
ऐसा नीचे मैग्नेट रखते हो? हाँ, नीचे मैग्नेट भी लगा देते हैं, बिल्कुल सही। आजकल डिजिटल में तो अंदर ही सेट कर देते हैं उसको कम मेजर करने के लिए, ऐसा भी करते हैं आजकल तो। चलिए, तो जीरो एरर क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। जब कुछ नहीं है रीडिंग, जब कुछ इंस्ट्रूमेंट रीड नहीं कर रहा है, तब उसको जीरो बताना है, और अगर वहां कुछ बताए तो देयर इज अ जीरो। जब वर्नियर कैलिपर में हम मेजर करते हैं तो दोनों जॉ जब चिपके होते हैं तो 0-0 अलाइनमेंट में होना चाहिए। अगर वो अलाइनमेंट में नहीं है तो वहां जीरो एरर है। नॉर्मली ये 0 और 0, वर्नियर का 0, मेन स्केल का 0 अलाइनमेंट में होना चाहिए। जब दोनों जॉज ऑफ वर्नियर एंड मेन स्केल आर इन कॉन्टेक्ट, देन इफ दैट इज नॉट द केस, दोनों जॉ चिपके पर ये 0 मैच नहीं कर रहा है, तो देयर इज सम जीरो एरर। अगर ये 0 ऑलरेडी राइट में है तो ऑलरेडी पॉजिटिव रीडिंग मेजर कर रहा है ये, तो हम बोल देंगे वहां पे पॉजिटिव जीरो एरर है। जीरो एरर दो टाइप की हो गई। जीरो एरर क्या है? नॉट शोइंग जीरो रीडिंग, जीरो रीडिंग व्हेन इट शुड बी। जीरो रीडिंग जब शो करना चाहिए तब वो शो नहीं करे तो बोलते हैं वहां जीरो एरर। दो टाइप की होगी। पॉजिटिव, भाई रीडिंग क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है तो पॉजिटिव जीरो एरर, और नेगेटिव दिखाएगा तो नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है। जीरो एरर हमेशा जो भी रीडिंग आ रही है, जीरो के बदले क्या रीडिंग आ रही है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड जीरो एरर। और फाइनल रीडिंग जो भी आएगी फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की, फाइनल रीडिंग ऑफ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, इसमें से हमेशा जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए और जीरो एरर को विद साइन लेना चाहिए, तो हमें करेक्ट रीडिंग मिल जाएगी। इन ऑर्डर टू गेट करेक्ट रीडिंग, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट कुछ ज्यादा रीडिंग दे रहा था, जब जीरो देना चाहिए उससे, तो उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, उतनी एक्स्ट्रा लेंथ मेजर कर रहा है वो। और अगर वो कम मेजर कर रहा है, नेगेटिव था, तो उसे ऐड करो क्योंकि पहले कम मेजर कर रहा है वो। तो जो भी जीरो रहती है उसे साइन के साथ हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए इंस्ट्रूमेंट जो फॉल्टी है उसकी रीडिंग से। इस तरह से हम करेक्ट रीडिंग निकाल सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि जीरो एरर की रीडिंग कैसे ले, ये कैसे ले। तो जब पॉजिटिव जीरो एरर होती है तब तो बहुत आसान होता है, तब बहुत आसान केस है। भाई पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या हुआ है कि मेन स्केल के जीरो से जो वर्नियर का जीरो है वो राइट में, दोनों जॉस मेन स्केल और वर्नियर स्केल के कांटेक्ट में थे, लेकिन वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट में। अभी राइट में है तो कोई सी लाइन यहाँ ऊपर मैच करेगी। मान लो 0.1 mm शिफ्ट है तो पहली लाइन मैच करेगी, 0.2 mm की शिफ्टिंग है तो सेकंड लाइन मैच करेगी। ठीक है। जो भी 0-0 के बीच की गैप है वो निकालना है, तो बस देखो यहाँ पे कौन सी लाइन मैच कर रही है, तो आसान हो जाता है जीरो एरर ढूंढना। वर्नियर की जोन से भी नंबर की लाइन मैच करे ऊपर, दैट इज द जीरो एरर। दैट नंबर इनटू लीस्ट काउंट इज जीरो एरर विद व्हेन इट इज ऑफ पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव एरर होती है तो निकालना आसान है। फंसते हैं बच्चे नेगेटिव में, नेगेटिव जीरो एरर में फंसते हैं। देखिए जब नेगेटिव जीरो एरर होती है, ये जीरो मेन स्केल का, ये वर्नियर का जीरो, वर्नियर का जीरो यहाँ। अब मान लीजिए 0.1 mm इधर शिफ्टेड है, वो 0.1 mm बस शिफ्टेड है इधर, तो क्या वर्नियर की फर्स्ट लाइन ऊपर मैच करेगी? बताओ। अगर इस जीरो को 0.1 mm में इधर शिफ्ट करूंगा तो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर जो होता है उसमें क्या यहाँ की फर्स्ट लाइन ऊपर मैच करेगी? नो सर, सब बिल्कुल नहीं 0.2 करना mm है। पीछे रहेगी। हाँ, वो उल्टा 0.2 में पीछे रहेगी, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है उससे वर्नियर की पहली लाइन के बीच की गैप 0.2 mm हो जाएगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जो मैचिंग का नंबर है उससे बता नहीं सकते कितनी जीरो एरर है, यहाँ पे बेसिक से जाना पड़ेगा। वर्नियर की कोई सी एक तो लाइन ऊपर मैच करने वाली है, वर्नियर की कोई सी एक तो लाइन ऊपर मैच करने वाली है। ऊपर की मान लीजिए वो पीएथ लाइन है, नीचे की मान लीजिए क्यूएथ लाइन है। जो क्यू नंबर आएगा ना, इससे जीरो की जो गैप है वर्नियर की ये ज्यादा आने वाली है ऊपर से, तभी नेगेटिव जीरो एरर है। तो ये जीरो एरर कैसे निकाले, उसके लिए क्या करो, साइन के साथ ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। अगर P इंटू MSD माइनस Q इंटू VSD कर दोगे, इससे ऑटोमेटिक साइन के साथ आंसर आ जाएगा, इससे ऑटोमेटिक साइन के साथ आंसर आ जाएगा। और ये फॉर्मूला पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव दोनों में एप्लीकेबल है। ऑटोमेटिक साइन के साथ हमको एरर बता देगा। तो दोनों की कौन सी लाइन मैच कर रही है वो ढूंढो बस आप। तो वर्नियर की क्यूएस लाइन मेन स्केल की पीएस लाइन अगर मैच कर रही है तो जीरो से पी तक की जो डिस्टेंस है P इंटू MSD, जीरो से क्यू तक की जो डिस्टेंस है Q इंटू VSD, सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज गोइंग आउट टू बी जीरो एरर विद साइन, साइन के साथ मिल जाएगा आपको।
आ रहा समझ में ये? यस सर क्लियर है। ओके, बाकी बच्चे भी, किसी को कोई भी डाउट? सुप्रिया कुछ दिक्कत? सुप्रिया एनी डाउट? नो। ओके वेरी गुड। चलिए, तो जीरो एरर दो टाइप की होती है, उन्हें हमेशा फाइनल रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए और इससे करेक्ट रीडिंग मिल जाती है। और जीरो एरर निकालते कैसे वर्नियर कैलिपर में, ये भी देख लिया अपन ने। तो वर्नियर कैलिपर की इतनी चीजें हमको पढ़ना थी, ये सारी चीजें अपन ने पढ़नी, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन वगैरह और करिए आप, है ना। अब नेक्स्ट चीज अपन स्टार्ट करते हैं स्क्रू गेज। नेक्स्ट चीज हम स्टार्ट करते हैं स्क्रू गेज। तो 18 में अब स्क्रू गेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट स्क्रू गेज। जस्ट अ सेकेंड। स्क्रू गेज बहुत बेसिक, बहुत ही सिंपल सी चीज पे वर्क करने वाला इंस्ट्रूमेंट। उसका कॉन्सेप्ट भी उतना ही इजी है समझना जितना वर्नियर कैलिपर का है, अगर लॉजिकली समझो तो। ऑफकोर्स क्या होता है, देखिए स्क्रू क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। स्क्रू और बोल्ट नट क्या होते हैं। तो बोल्ट क्या होता है, बोल्ट हमारे पास एक ऐसा सिलेंडर है जिसपे हमने ऐसे ग्रूव्स बना रखे हैं। देखिए इस तरह का हमारे पास दिखता है बोल्ट। व्हाट इज अ बोल्ट? बोल्ट एक मैकेनिकल डिवाइस समझ लो, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट समझ लो, जिसको हमें ना जब राउंड वाइज शिफ्ट करते हैं तो उसमें बने रहते ग्रूव्स। वो ग्रूव्स आगे पीछे जा सकते हैं, वो बढ़ सकते हैं आगे अगर वो नट में हो, ठीक है। बोल्ट को नॉर्मली हम नट में क्या कहते हैं, कसते हैं। तो इस तरह से अरेंजमेंट रहता है कुछ नट के अंदर। नट के अंदर क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। नट असल में जो नट रहता है वो तो पूरा ओपेक रहता है, आपको ऐसा बाहर से तो ऐसा सिलेंडर जैसा दिखेगा नट। हो सकता है कि वो कुछ हेक्सागोनल जैसा शेप करे, तो बाहर से आपको ऐसे हेक्सागोनल शेप का दिख सकता है नट, इस तरह से, ठीक है। और अंदर उसके अंदर अपन देखेंगे तो उसमें बने रहते ग्रूव्स। इस तरह का होता है नट हमारे पास। अब जो नट होता है ना, इसमें बोल्ट को हम डाल के अगर राउंड राउंड घुमाते हैं बोल्ट को, तो अगर उसे हम जैसे इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करें तो वो आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ग्रूव्स ऐसे बना रखे हमने। ग्रूव्स को बनाते समय हमने हेलिकल बनाया था, बिकॉज ऑफ द हेलिकल नेचर ऑफ द ग्रूव्स। इन ग्रूव्स के अंदर प्रॉपर मैचिंग होती है, जैसे ये बनाया मैंने। और हेलिकल नेचर की वजह से जब इसे मैं राउंड घुमाता हूँ नट को, बोल्ट को, या नट को होल्ड करके बोल्ट घुमाओ या बोल्ट को होल्ड करके नट घुमाओ, एक ही बात है। तो इसे अगर राउंड घुमाऊंगा तो आगे पीछे शिफ्टिंग होती है, ठीक है। ये हम सबको पता है, हम कई जगह यूज करते हैं। बोतल का जो ढक्कन होता है हमने कहीं ना कहीं लगाया होगा डेफिनेटली, उसमें यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये सबको पता है अपन को क्या होता है। चलिए, अब एक पूरा सर्कुलर रोटेशन जब होता है, एक पूरा सर्कुलर रोटेशन जब होता है बोल्ट का, नट को होल्ड करके बोल्ट को घुमाया, तो कितना आगे बढ़ेगा, वो कितना आगे बढ़ जाएगा, बताओ जल्दी। आप लोगों ने एमएससी पढ़ा हुआ है कि आप ये आसान से आंसर दे सकते हो, बताओ। सर पिच के बराबर, हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। कैसे पिच के बराबर? हाँ बिल्कुल सही, पिच के बराबर है ना। मेरे पास आंसर आ गए थे इसलिए मैंने बोल दिया। कई बच्चों ने आंसर दे दिए थे मुझे, पिच के बराबर। यस, दैट डिस्टेंस जितना वो आगे बढ़ता है उसे कहते हैं पिच, ठीक है। पिच के बराबर आगे पीछे जाता है वो विन वन रोटेशन। अब ये जो मेरे पास नट है और जो बोल्ट है, इस बोल्ट के ऊपर मैंने क्या करा, एक है ना एक हॉलो सिलेंडर लिया, जिसको मैंने अच्छे से इसको अटैच कर दिया बोल्ट से, ऐसे इस तरह से हॉलो सिलेंडर लिया जिसको अच्छे से बोल्ट पे अटैच कर दिया। तो आपके जो बोतल का ढक्कन होता है वो बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका। ये देखो मेरे पास एक बोतल है, उसका ढक्कन ही बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ऐसा, ठीक है। तो इसको ऐसे यू करेंगे तो एक सिलेंडर जैसा दिखेगा। इसे राउंड राउंड घुमाऊंगा अगर मैं, बोतल का ढक्कन, कोई भी बोतल लो उसका ढक्कन इसी रहेगा। तो इसे अगर मैं इसे राउंड राउंड घुमाऊंगा, है ना, तो आगे पीछे यहाँ पे गैप होती है, देखो आप अगर देख पा रहे तो देयर इज सम गैप बिटवीन दिस कैप एंड दिस बॉटल, ठीक है। और इसे अगर राउंड घुमाऊंगा मैं तो ये गैप कम या ज्यादा होती है। अब मैं एक पूरा सर्कुलर रोटेशन दूंगा इसे, तो ये पिच के बराबर आगे पीछे जाता है। अब बोल्ट जितना आगे पीछे जाएगा तो उतनी कैप जो होगी वो यहाँ पर अगर मैं लाइन बना लूं कुछ, उस लाइन से उतनी कैप उसकी बढ़ेगी या कम होगी, am I right? यस सर। है ना।
फिर से सुन लीजिए मैंने क्या कहा, ये जो बोल्ट है इस बोल्ट के ऊपर है ना मैंने है ना एक ऐसी कैप, जो बोल्ट का हेड था उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर मैंने अटैच कर दिया, हॉलो सिलेंडर अटैच कर दिया। दैट हॉलो सिलेंडर हैज परफेक्ट सर्कुलर रिम, ठीक है, उसकी परफेक्ट सर्कुलर रिम है यहाँ पर। अब इस बोल्ट को मैं सर्कुलर रोटेशन दूंगा अगर, तो ये एक कंप्लीट रोटेशन में बोल्ट आगे जाएगा बाय डिस्टेंस पिच, hence the cap which is attached with this bolt is going to move forward or backward depending on कैसे घुमाया है, पिच के बराबर आगे पीछे जाएगी। सही है, बिकॉज कैप इज अटैच्ड विद बोल्ट, तो उतनी डिस्टेंस आगे पीछे जाएगी। सही है क्या, है ना? Yes, सब बच्चे sir. क्या बोल रहे हैं मुझे, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, ये जो मैंने नीचे नट बनाया था ना, इस नट से यहाँ पर एक हैंडल बनाते हैं और उस हैंडल से यहाँ पर हम एक ऑपरेटर इस तरह का बना देते हैं, इस तरह का, ठीक है, इसे बोलते हैं स्टड, स्टड, और ये बोलते हैं आर्म, इसे कहते हैं आर्म। बस ये जो पूरा अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, दिस इज स्क्रू गेज, दिस इज स्क्रू गेज। इस अरेंजमेंट को स्क्रू गेज बोलते हैं। मार्किंग करना बची है वहां पर अरेंजमेंट, मैकेनिकल अरेंजमेंट स्क्रू गेज का ही होता है। यहाँ पे मार्क्स बनाना बच्चे बस मेरे, बाकी मैकेनिकल अरेंजमेंट स्क्रू गेज का ही होता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये आपको दिखाई दे अच्छे से, इसलिए नट को ऐसा दिखाया मैंने, पर नट के अंदर की चीज थोड़ी दिखेगी आपको, तो थोड़ा अच्छे से अगर दिखाऊं मैं पूरा डायग्राम, तो नट जैसी चीज यहाँ होती है हमारे पास, इधर होता है वो स्टड, इनके बीच में एक आर्म होती है, तो बोलते हैं आर्म ऑफ स्क्रू गेज। इनके बीच में हमारे पास यहाँ पर ये बोल्ट का एंड था ये, और फिर इस बोल्ट में इस तरह के ग्रूव्स रहते हैं हमारे पास, ठीक है, इस तरह के हमारे पास ग्रूव्स है। थोड़ा सा कैप को बड़ा कर लूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर एक कैप थी विच वॉज अटैच्ड विद द बोल्ट, दैट्स व्हाई मुझे अंदर की चीज अब नहीं दिखाई देगी, कैप मेटल की है तो अंदर की चीज नहीं दिखाई देगी, ठीक है। ये अरेंजमेंट होता है स्क्रू गेज में। अब ये जो हमारी कैप थी, ये असल में एक सिलेंडर था। इस सिलेंडर पे हमने क्या करा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बनाई, उस पर लिख दिया 0, ठीक है। फिर नीचे जो नट था ना, उस पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन इनग्रेव करी, उस पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन इनग्रेव करी, अच्छे से मैंने टाइट कर दिया, अच्छे से टाइट कर दिया, ठीक है। अच्छे से टाइट करा तो ये नीचे जो इनग्रेव करी हुई लाइन थी उसके अलाइनमेंट में यहाँ मैंने 0 लिख दिया, अच्छे से टाइट कर दिया, मतलब यहाँ पे कोई गैप नहीं है। इन दैट केस इस बोल्ट, इस नट पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी थी, उस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलाइनमेंट में यहाँ मैंने 0 मार्क कर दी। फिर मैंने यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन भी मैंने नीचे नट पर मार्क कर दी, इस नट पर मैंने एक 0 नंबर लिख दिया और एक वर्टिकल लाइन बना दी, ठीक है। ये अरेंजमेंट बनाया मैंने। जो मेरे कैप थी ये, इस कैप का बिल्कुल जो बाउंड्री आ रही थी वहां पर नीचे नट पर मैंने एक 0 मार्क कर दिया। आ रहा है समझ में क्या करा है मैंने? यस सर। है ना? अब बताओ, और टाइट तो कर ही नहीं सकता इसको मैं, क्योंकि यहाँ पे स्टड से बिल्कुल बोल्ट कांटेक्ट में आ चुका है, उसे ओपन ही कर सकता हूँ मैं। अब इसे अगर मैं 360 डिग्री घुमाऊंगा तो मुझे कैसे पता चल जाएगा 360 डिग्री घुमाए? वो जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई ना मैंने, ये लाइन पूरे नेट पे बनी हुई है, ये पूरे नेट पे बनी हुई है। तो अगर मैं इसको 360 डिग्री घुमाऊं इस कैप को, तो ये 0 जब जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलाइनमेंट में आएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन हो गया है। Am I right? Yes, sir. है ना? सभी बच्चे सोच लीजिए, जो नीचे नट पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है पूरे नट पर है। तो अगर ये कैप हटा के दिखाता मैं, इस कैप को हटा के फिर से दिखा दे रहा हूं मैं, जो मेरा नट था उस पूरे नट पे हमने एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी थी, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जहां सर्कुलर स्केल मैच, जो कैप मैच करी थी वहां 0 लिख दिया, और एक पूरी लाइन इस तरह से। अब ऊपर जो वो कैप थी वो इसके ऊपर स्लाइड कर सकती है, वो कैप जो थी वो बोल्ट से अटैच थी। जब पूरा 360 का रोटेशन होगा, हमने कैप पर भी यहाँ पर एक 0 लिखा होता है, in one complete 360 degree rotation, this 0 is again going to be in alignment with this reference line, this horizontal line, ठीक है, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि एकदम 360 का रोटेशन हो गया है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. है ना? चलो, तो इसको ये अच्छे से आ गया है कि इसको और बताऊं मैं बोतल पे भी करके बता सकता हूँ। आपको ये क्लियर है अच्छे से? यस सर। ओके, किसी को भी डाउट बच्चे को तो आप बोल सकते हैं। चलो, सबको आ गया है आई थिंक, सभी मेरे पास यस रिप्लाई कर रहे हैं, थैंक यू। तो अब 360 का रोटेशन पूरा बता सकता हूँ मैं।
तो मैंने क्या करा, ऐसे 360 डिग्री पूरा रोटेट करा, तो ये कैप जो थी वो पीछे शिफ्ट हुई। इसके पीछे शिफ्ट होने से, इसको पीछे शिफ्ट करके दिखाता हूँ मैं, ये कैप पीछे शिफ्ट हुई, वो कैप सपोज यहाँ आ गई पीछे शिफ्ट होके, पहले वो इधर थी जहां हमने 0 बना रखा है, वो पीछे शिफ्ट हो गई। पीछे शिफ्ट होने के बाद उसके ऊपर कैप के ऊपर जो 0 वाले लाइन थी वो ये आ गई। अब जहां पर एक इंग्रेव कर देते हैं नीचे बोल्ट पर, सॉरी नीचे जो नट था उससे फिर से यहाँ पर एक लाइन इंग्रेव कर देते और 1 लिख देते। उसको मैंने एक लाइन और बना दी और 1 लिख दिया। फिर से 360 घुमाया, फिर अंदर एक और लाइन बनाई, 2 लिख दिया। तो ऐसा करके देखूंगा तो जो मेरा नीचे नट था उसके ऊपर, जो ये नट था उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड विथ मार्क्स इस तरह से 1 2 3 ये सब बन गए। और हमने हर 360 के रोटेशन के बाद मैंने वहां पे एक लाइन इंग्रेव करी है, इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस पिच के बराबर हो गई होगी। हमने हर 360 के रोटेशन ऑफ कैप पर मैंने यहाँ एक लाइन इंग्रेव करी है, तो इससे इनके बीच की डिस्टेंस पिच के बराबर हो गई होगी। एम आई राइट? यस सर। है ना? फिर ये करने के बाद अब देखो, एक पूरा 360 के रोटेशन में जो कैप होगी वो 360 पिच के बराबर आगे या पीछे शिफ्ट होगी। पूरे 360 के रोटेशन में कैप पिच के बराबर आगे या पीछे जाएगी। मान लो ऐसे सिर्फ 180 डिग्री घुमाया होता तो कितना शिफ्ट होती है? हाफ। हाफ ऑफ Half. पिच, है ना? इसे मैंने मान लीजिए 60 डिग्री घुमाया होता तो कितना शिफ्ट होती? 160। 1/6, है ना? जो भी है, मतलब एंगल, आप एंगल देख के आप बता सकते हो। अच्छा, एंगल को कैसे ढंग से मेजर करें? तो क्यों ना एक काम करें, कैप की सरफेस पे बहुत सारी लाइन बना देते। कैप की सरफेस पे बहुत सारी लाइन बना देते। ये जो कैप थी, ये इसी कैप को अलग से दिखाऊं तो एक सिलेंडर ही तो था, उसकी सरफेस पे क्यों ना ऐसी बहुत सारी लाइन बना दे, 0 के अलावा बाकी बहुत सारी लाइन बना दे वहां। तो 0 के अलावा जिस नंबर की लाइन इसके अलाइनमेंट में आएगी, मुझे समझ में आएगा ना कितना घुमा है। अगर मान लीजिए मैंने 100 डिविजन बना रखे यहाँ पे, तो 360/100 इतना एंगल का प्रिसीजन में बता सकता हूँ, इतना मैं बता सकता हूँ। सही बात है क्या? हाँ यस यस Yes, सर। है ना? sir. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस कैप पर बहुत सारे इस तरह से मार्क्स बना देते हैं। यहाँ पे जो मार्क्स थे सपोज n थे, तो इस पे कैप पे जो मार्क्स का नंबर होता है इसे बोलते हैं नंबर ऑफ डिविजन ऑन कैप स्केल या सर्कुलर स्केल। तो मान लीजिए मैंने n बनाए, अब मैंने अगर n मार्क्स बनाए हैं, n डिविजन बनाए हैं, तो 0 से जब अगला मार्क आएगा, फर्स्ट मार्क अगर इस लाइन के अलाइनमेंट में है, तो मैं बता सकता हूँ कि कितना शिफ्ट हुआ होगा। 0 से 0 आने पर पिच के बराबर शिफ्टिंग होती है। n मार्क की शिफ्टिंग में पिच के बराबर शिफ्टिंग होती है। तो एक मार्क की शिफ्टिंग में कितनी शिफ्टिंग होगी? एक मार्क की शिफ्टिंग में कितनी गैप आएगी? पिच बाय एन। पिच बाय एन। फिर से रिपीट करते हैं अपन, क्या कहा मैंने। अगर मैं इस कैप को पूरा रोटेशन दूं, 360 डिग्री का रोटेशन दूं, जिससे 0 घूमकर फिर से वहां आ जाए, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पे 0 घूम के वापस आ जाए, तो मुझे समझ में आएगा कि कैप 360 डिग्री घूमी है, जिससे वो पिच के बराबर आ गया पीछे के लिए। तो व्हेन n टोटल, जब इसमें मैंने बहुत सारे लाइन बनाई थी, n डिवीजन बनाए थे, तो n पूरे डिवीजन जब पास हो रहे थे तो पिच के बराबर शिफ्टिंग हो रही थी बोल्ट की। अब अगर मैं n के बदले एक ही डिवीजन करूंगा तो कितनी शिफ्टिंग होगी? पिच बाय यूनिटरी मेथड। सही है? Yes, sir. ठीक है, तो अब इतना प्रिसीजन मुझे पता चल गया ना। अगर मुझे ये पता चल गया कि 0 के बाद यहाँ की पहली लाइन अलाइनमेंट में आ रही है, तो बता सकता हूँ कि यहाँ पर एक डिवीजन के अंदर जो शिफ्टिंग होती है, मतलब पिच बाय n, इतनी शिफ्टिंग हुई होगी बोल्ट और स्टड के बीच में, बोल्ट और स्टड के बीच में। इतना Yes, sir. प्रिसीजन से बता सकता हूँ मैं, है ना? बिल्कुल सही। अब मेरा स्क्रू गेज पूरा बन गया, ये डिवाइस पूरा तैयार हो गया मेरे पास। अब डिवाइस का लॉजिक अब आसानी है, अब समझ लेते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, स्टड और बोल्ट को बिल्कुल कांटेक्ट में लाते हैं, तो 0 से ये 0 हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आ जाता है और कैप बिल्कुल 0 पे आ जाता है। अब अगर इसे मैंने 360 पूरा रोटेशन दिया, तो मुझे जो नट वाली लाइन है जिसे मेन स्केल बोलते हैं, उससे पहली लाइन दिख गई होगी। 2 रोटेशन दिए तो नट वाली लाइन पर मुझे सेकंड मार्क दिख गया होगा। 3 कंप्लीट रोटेशन दिए तो थर्ड मार्क दिख गया होगा। 4 कंप्लीट रोटेशन दिए तो चौथा मार्क दिख गया होगा। तो कितने कंप्लीट रोटेशन हुए वो इस हॉरिजॉन्टल स्केल से हम मेजर कर सकते हैं। एंड आफ्टरवर्ड सपोज ऐसी कुछ सिचुएशन है कि कैप इस तरह से आ गई है कि अभी आपको है ना 5th मार्क नहीं दिख रहा है बट 4th दिख रहा है, और कैप का कोई सा मार्क मान लीजिए x मार्क अलाइनमेंट में है, तो हम ये समझ चुके हैं कि रोटेशन कंप्लीट होने के बाद
एक्स मार्क्स जितनी गैप और है अभी और शिफ्टिंग हुई है, तो 4 इंटू पिच प्लस जो एक्स्ट्रा यहाँ गैप आ गई होगी वो कितनी होगी, एक्स इंटू पिच बाय एन। एक डिवीजन इन सर्कुलर स्केल की शिफ्टिंग करने पर इसे मैं एक डिवीजन जितना ऊपर या नीचे करूंगा तो पिच बाय एन इतना बोल्ट आगे पीछे जाता है। ये अपन ने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि पिच बाय एन इतनी शिफ्टिंग होती है बोल्ट की व्हेन देयर इज अ वन डिवीजन शिफ्ट ऑन द सर्कुलर स्केल। जब सर्कुलर स्केल को उतना घुमाया कि यहाँ पे एक डिवीजन की शिफ्ट हुई तो यहाँ जो गैप आती है वो पिच बाय एन आती है। अब मुझे एक्स डिवीजन की शिफ्टिंग दिख रही है तो एक्स इंटू पिच बाय एन इतना एक्स्ट्रा लेंथ आ गई होगी ओवर द 4 कंप्लीट रोटेशन। अगर हमें ऐसी सिचुएशन दिख रही है तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ गैप कितनी आ गई होगी। आ रहा है कि सब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? यस Yes, सर, sir. क्लियर है। क्लियर है? तो अब जहां जो भी मैंने इंसर्ट करा है, मान लीजिए बोल्ट को पहले ओपन करा, एक छोटा सा जो बॉल होता है स्टील बॉल जिसे हम हिंदी में छर्रा वर्रा बोलते हैं, जो छर्रा अपन साइकिल में लगता है आजकल सब है ना, उसका मुझे डायमीटर मेजर करना है। उसे यहाँ लगाया, बोल्ट अच्छे से टाइट कर दिया, देखा यहाँ पे रीडिंग क्या है। सपोज मुझे 4 डिवीजन पूरे दिख रहे हैं, 5th नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे एक्स लाइन जो है वो अलाइनमेंट में दिख रही है रेफरेंस लाइन के, तो बता सकता हूँ उसका डायमीटर कितना था। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रू गेज। यही स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट है। आ रही क्या है समझ में चीज? यस सर, क्लियर है सब। क्लियर है? चलो, तो स्क्रू गेज का काम क्या होता है? स्क्रू गेज बहुत बारीकी से चीजों को मेजर कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रिसीजन है, लीस्ट काउंट है, वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है। इसका प्रिसीजन हम क्या करते हैं, जो सर्कुलर स्केल है, पिच नॉर्मली 1 mm रखते हैं और ये एंड जो रखते हैं वो 100 रखते हैं। तो 1 mm बाय 100 मतलब 0.01 mm या 10 माइक्रोमीटर। नॉर्मली जो पिच रखा जाता है वो होता है 1 mm का, और जो एन होता है वो स्टैंडर्ड केस में 100 होता है। तो जो लीस्ट काउंट आता है स्क्रू गेज का वो आता है 1/100 mm। यू कैन राइट इट एज 10 माइक्रोमीटर। So with the least count of 10 micrometer, we can measure the diameters of small things very precisely. Hence, ये बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बोलते हैं कई बार लोग, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, क्योंकि इसका मेजरमेंट का जो लीस्ट काउंट का ऑर्डर है वो माइक्रोमीटर का आ रहा है, इसलिए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहा जाता है। तो स्क्रू गेज का काम क्या होता है? बहुत प्रिसाइजली चीजों को मेजर करना। कैसे काम करता है? इसमें हमारे पास एक बोल्ट होता है, यहाँ पे एक फिक्स नट है जिसपे एक हॉरिजॉन्टल स्केल होती है, जिसे मेन स्केल या हॉरिजॉन्टल स्केल भी कहते हैं। एक कैप होती है, इसको घुमाकर हम इस बोल्ट को आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। इस कैप पर भी ऐसे मार्किंग होती है, 0 से लेके नॉर्मली 100 मार्क्स होते हैं नॉर्मली, पर क्वेश्चन में अलग भी हो सकते हैं, 50, 25, 20 जैसा क्वेश्चन चाहे उससे मार्क्स दे सकता है। एक कंप्लीट रोटेशन ऑफ कैप से बोल्ट यहाँ पर पिच के बराबर शिफ्ट होता है। आउट ऑफ दिस मार्क्स अगर मैं 1 मार्क्स जितना शिफ्टिंग करूं तो पिच बाय एन इतनी शिफ्टिंग हो जाएगी। दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज मिनिमम इतना प्रिसीजन से चीजें मेजर करता है, पिच बाय एन। फिर जनरल केस में कैसे इसकी रीडिंग लेना है, तो आप देखिए मेन स्केल पे क्या रीडिंग आ रही है। मेन स्केल नॉर्मली एक एक पिच के जितना ग्रेजुएशन होते हैं वहां पर, तो मेन स्केल की जो भी रीडिंग है इनटू पिच, नॉर्मली यही होता है कि मेन स्केल की रीडिंग प्लस आप देखिए कि सर्कुलर स्केल या कैप स्केल की कौन सी लाइन इस रेफरेंस लाइन के अलाइनमेंट में है, दैट लाइन का नंबर इनटू लीस्ट काउंट विच इज पिच बाय एन। दिस इज गोइंग आउट टू बी द टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिस बोल्ट एंड द स्टड। जो भी यहाँ गैप बनी वो इतनी हो गई होगी, एंड दैट इज गोइंग आउट टू बी द डायमीटर ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट जो भी आप मेजर कर रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है स्क्रू गेज का। आ रहेगा सर समझ में? किसी को कुछ भी दिक्कत है तो एक बार देख लो। वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, हाँ पलक अच्छा क्वेश्चन। ये हम जो कैप ओपन करते हैं ना तो यहाँ गैप आएगी, ये बोल्ट पीछे शिफ्ट होगा तो यहाँ गैप आएगी, यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस करते और अच्छे से वापस टाइट कर देते, समझे? जैसे ऑब्जेक्ट प्लेस करके भी डायग्राम अगर दिखाऊं तो ऐसा कोई डायग्राम हो जाता है। जैसे मान लो कोई स्टील बॉल का डायमीटर मेजर करना है तो स्टील बॉल को ऐसे रखा, थोड़ा शोर आ रहा है बच्चों, प्लीज इग्नोर इट। चलिए, ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद फिर ऐसा डायग्राम देखिए, थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाया मैंने जल्दबाजी में, ये आम अच्छी बना लेना आप खुद से। तो ये इसको ओपन करेंगे, बोल्ट पीछे जाएगा, यहाँ गैप आएगी, उस गैप में उस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करो, वापस से टाइट कर दो। अब टाइट करने के बाद यहाँ रीडिंग देख लो,
ठीक है, सर्कुलर स्केल मेन स्केल रीडिंग देख लो। एक काम करते हैं, 2 मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ, मुझे चैट पे आपको जो डाउट है पूछ लीजिएगा, शोर बहुत आ रहा है प्लीज यहाँ पे, इसलिए। चलो, कोई भी डाउट नहीं है फिर? ओके, चलिए, तो फिर आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं इस पे बेस, है ना। इसमें भी जीरो एरर का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी देखेंगे। पहले एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से। पिच ऑफ अ स्क्रू गेज, pitch of a screw gauge is 0.5 mm. Pitch of a screw gauge is 0.5 mm. And there are 50 divisions. And there are 50 divisions on circular or cap scale. कैप स्केल या सर्कुलर स्केल दोनों नाम है उसके। There are 50 divisions of cap scale. मेन स्केल और लीनियर स्केल जो है बोल्ट नट पे होती है, मेन स्केल और लीनियर स्केल हैज डिवीजन ऑफ 0.5 mm. मेन स्केल और कैप स्केल, मेन स्केल और लीनियर स्केल हैज डिवीजन ऑफ 0.5 mm. इंस्ट्रूमेंट इज एरर फ्री, इंस्ट्रूमेंट इज एरर फ्री, इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं, जीरो एरर नहीं। इफ, आगे लिखिए, इफ diameter of a steel ball, diameter of a steel ball is measured with it, if diameter of a steel ball is measured with it, diameter of a steel ball is measured with it, the reading of main scale, the reading of main scale is 3, the reading of main scale is 3, and that of circular scale is 15. The reading of main scale is 3 and that of circular scale is 15. What is the diameter? What is the diameter of that steel ball? चलिए बताइए, what is the diameter of that steel ball? बताइए। What is the diameter of the steel ball? करिए, बताइए। और जो भी आंसर देंगे प्लीज यूनिट्स के साथ दीजिएगा हमेशा। ऑलवेज गिव योर आंसर विद यूनिट। आंसर आ रहे हैं मेरे पास, गुड। निखित चेक अगेन, गोपाल चेक अगेन। चित्रांशी नहीं, टोटल रीडिंग बतानी है। स्टील बॉल का जो भी डायमीटर आएगा टोटल, वो क्या आएगा? नहीं, काफी सौम्य, काफी अलग आंसर है। फिर अर्चित, नहीं आपका भी काफी अलग आंसर है।
ओके चलिए सॉल्व करते हैं अपन। तो ये सब कुछ लिखा ही है ऑलरेडी यहाँ पर, है ना। फॉर्मूला क्या लगाना होता है आपके सामने ही लिखा हुआ है, बस आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था। सारा डाटा तो दिया ही है मैंने। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मेन स्केल की रीडिंग 3 की, तो अब की बार मेन स्केल की रीडिंग 3 है, और मेन स्केल में मार्क्स की गैप भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है 0.5 mm। मेन स्केल की रीडिंग 3 इंटू 0.5 mm प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या दे रखी है आपको 15, पिच इज गिवन एज 0.5 बाय डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50। तो ये हमारे पास होना चाहिए था एक्स्ट्रा रीडिंग कितनी थी, तो बस ये सॉल्व करना है आपको, है ना। बस इसको लिख दो, ये हो जाएगा 1.5 mm प्लस ये ऊपर नीचे काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 100 हो जाएगा। 0.5 into 2 will be 1, तो 1/100, तो 15/100 मतलब 0.15 ऐड कर दो, तो 1.65 mm। This is going to be the final answer, 1.65 mm. This is the final answer. Clear? 1.65 mm। बहुत से बच्चों का सही आंसर है, वेरी गुड। काफी बच्चों का सही आंसर था, कुछ बच्चों का थोड़ा सा अलग किया है, तो वो चेक करिए कि क्या गलती थी। कुछ गलती हो आपकी तो समझ नहीं आ रहा हो तो पूछिए। क्या सारी चीजें क्लियर है? कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके सबको क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब स्क्रू गेज में भी 0 एरर होती है, यहां पर भी 0 एरर होती है। ऑफ कोर्स जब स्टड और बोल्ट बिल्कुल चिपके हुए हैं, इन दैट केस अगर मेन स्केल जो लीनियर स्केल है उस पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस पे एक 0 होता है, और एक हमारे पास कैप होती है उसके साथ में, दैट इज समथिंग लाइक दिस। ये एक 0 का मार्क बनाया मैंने और ऊपर कैप होती है साथ में, वो कुछ ऐसी दिख रही होती है साथ में, ठीक है। जब बोल्ट और स्टड एकदम कांटेक्ट में है, इधर बोल्ट और स्टड एकदम कांटेक्ट में है, तो हमारा जो यहाँ पे नट होता है उस पे, जो हमारा नट होता है उस पे एकदम 0 बिल्कुल बाउंड्री पे होना चाहिए कैप के, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा नहीं हो तो 0 एरर, ऐसा नहीं हो तो 0 एरर। अगर यहाँ पे कुछ गैप है तो डेफिनेटली जो कैप स्केल का 0 है वो मेन स्केल के अलाइनमेंट में नहीं आएगा। इस कैप स्केल पे यहाँ पे जो मार्क्स होते हैं, तो कैप स्केल पे जो 0 है वो मेन स्केल के लाइन के अलाइनमेंट में नहीं आएगा अगर यहाँ पे कुछ गलती है तो। अब अलाइनमेंट में नहीं है तो ऊपर या नीचे कुछ होगा, ऊपर या नीचे होगा, इससे हमें समझ में आ जाएगा किस टाइप से 0 है। ऊपर या नीचे होगा जिससे हमको समझ में आ जाएगा किस टाइप से 0 है। चलो इतना डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? 0 एरर का मतलब क्या होने वाला है? यस सर क्लियर है। ठीक है ना। 0 एरर का मतलब क्या है, क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है ना। 0 एरर का मीनिंग क्या है आपको क्लियर है, वेरी गुड। आगे अब एक चीज आपको ये समझना पड़ेगी कि कैसे ओपन करा जाता है। हम चीजों को जब ओपन करते हैं तो जनरली राइट हैंड को रोटेट करते हैं। अगर मुझे टाइट करना है तो क्लॉकवाइज हम टाइट करते हैं, ओपन करने के लिए उल्टा घुमाते हैं। सही है, ये चीज समझो अच्छे से, है ना। अब बताओ इस कैप को ओपन करना रहेगा अगर आपको, तो आप ऐसे घुमाओगे कि ऐसे घुमाओगे? बताओ, इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा कि ऐसे घुमाऊंगा? बताओ। दिस इज ऑप्शन 1, दिस इज ऑप्शन 2। अगर मुझे इस बोल्ट को यहाँ से मुझे कुछ गैप बनाना है, मुझे यहाँ पे कुछ गैप क्रिएट करना है, अभी बोल्ट बिल्कुल चिपका हुआ है स्टड से और मुझे वहां कुछ गैप क्रिएट करना है, तो मैं कैसे घुमाऊंगा? मेरा ऑप्शन 1 है ऐसा, ऑप्शन 2 है ऐसा। ऑप्शन 1 इज क्लॉकवाइज, ऑप्शन 2 इज एंटी क्लॉकवाइज। बताओ। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही, सभी बच्चे देख लीजिए। यस, सबके आंसर सेकंड आ रहे हैं। तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन दिया मतलब ऐसा घुमाना चाहिए तब ओपन होगा, और सेकंड ऑप्शन दिया तो धीरे धीरे 0 के बाद पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा मार्क आना चाहिए ऊपर से, है ना। 0 के बाद फिर इसका मतलब है कि 1 नंबर का मार्क ऊपर होता है, 2 नंबर उससे भी ऊपर होता है, इस तरह से मार्किंग होती है। अरे टोटल 100 मार्क्स से मान लीजिए यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स है, तो 99 दिख रहा होगा या 98 दिख रहा होगा, फिर नीचे 97 दिख रहा होगा। सही है क्या? कैप को जैसे जैसे मैं घुमाऊंगा तो 0 के बाद पहला मार्क फिर यहाँ अलाइनमेंट में आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो इस तरीके से मार्किंग होना चाहिए थी ऑन द सर्कुलर, ऐसे मार्किंग होना चाहिए थी ऑन द सर्कुलर। ठीक है। सपोज आपने ज्यादा टाइट कर रखा है, आपने इसको ज्यादा टाइट कर रखा है, मतलब
जीरो और जीरो अलाइनमेंट से पर यहाँ गैप बच गई, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो अलाइनमेंट आया तब गैप बच गई, आपको उसके लिए ज्यादा टाइट करना पड़ेगा। तो ज्यादा टाइट करोगे तो फिर क्या दिखेगा आपको, ये जीरो किस तरफ दिखेगा, रेफरेंस लाइन के ऊपर दिखेगा कि नीचे दिखेगा, बताओ। ऊपर। ऊपर दिखेगा, है ना, बिल्कुल सही, ऊपर दिखेगा। तो व्हेन आपको ज्यादा टाइट करना पड़ गया, इन दैट केस यहाँ पे एक्चुअली जीरो जीरो होने पर भी यहाँ गैप बच गई थी, मतलब इंस्ट्रूमेंट जब जॉस के बीच में कुछ नहीं है तब नेगेटिव रीडिंग देने वाला है, तब नेगेटिव रीडिंग देने वाला है। तो उस समय आपको डायग्राम को जैसा दिखना चाहिए था, मैं केवल ये कैप दिखाऊं ये, तो डायग्राम को जैसा दिखना चाहिए था उस केस में कि आपका कैप का जीरो ऊपर है और 99 98 नंबर का कोई सा मार्क है जो है अलाइनमेंट में, ठीक है। ऐसा कुछ होना चाहिए अगर ओवर टाइटिंग हो गई है तो, सही बात है क्या, है ना। कितनी ओवर टाइटिंग हुई है अभी, अगर ये डायग्राम दिख रहा है तो कितनी ओवर टाइटिंग हुई है, बोलो। अगर इस तरह का डायग्राम दिख रहा है कि 0th मार्क ऊपर है सर्कुलर स्केल का और 98 लाइन एग्जैक्टली रेफरेंस लाइन ऑफ मेन स्केल के मैचिंग में है, 98 मार्क एग्जैक्टली यहाँ मैच कर रहा है, तो कितना आपने एक्स्ट्रा उसे क्लोज कर दिया, 2 into least count. 2 into least count, बिल्कुल सही, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है मेरे पास, बिल्कुल सही, 2 into least count, है ना। तो ये यहाँ पे रीडिंग पढ़ लिया आपने। और किस तरह की एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है। आपने जब दोनों जॉ चिपके हुए हैं तो इंस्ट्रूमेंट नेगेटिव रीडिंग दे रहा है, उसे जीरो देना चाहिए था पर नेगेटिव दे रहा है। अभी जीरो आने के लिए आपको थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, मतलब कि आपने पहले नेगेटिव रीडिंग थी, तो दिस केस इज ऑफ केस ऑफ नेगेटिव जीरो एरर। और कितनी जीरो एरर है यहाँ पे, माइनस ऑफ 2 into लीस्ट काउंट, इतनी जीरो एरर है। तो जीरो एरर पढ़ना आ गया आपको एक तरह से। पॉजिटिव जीरो एरर के केस में फिर क्या होगा, ऑफकोर्स जब नेगेटिव जीरो एरर में 98 97 वाला मार्क यहाँ अलाइनमेंट में आ रहा है, तो पॉजिटिव जीरो एरर के केस में 1 2 3 कोई सा अलाइनमेंट में आएगा। तो किस नंबर का मार्क इस जीरो रेफरेंस लाइन के अलाइनमेंट में है, उसे देखकर हम बता सकते हैं कि जीरो एरर किस टाइप की, पॉजिटिव या नेगेटिव, इजीली बता सकते हैं। फिर अगर 4th 5th नंबर का कोई मार्क रेफरेंस लाइन के अलाइनमेंट में है, इसका मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है। और 90th वाले जो पीछे नंबर जो आ रहे हैं उनका मार्क अलाइनमेंट में आ रहा है रेफरेंस लाइन के, तो नेगेटिव जीरो एरर है। कितनी जीरो एरर है वो यहाँ की गैप देख के इनटू लीस्ट काउंट करके बता सकते हैं। आ रहा है समझ में? Yes, sir. बाकी बच्चे भी देख लीजिए। यस, वेरी गुड। चलिए, तो जीरो एरर तो कैसे चेक करना होता है स्क्रू गेज में, ये भी देख लिया अपन ने। अगर 1 2 3 4 में से कोई यहाँ अलाइनमेंट में, तो पॉजिटिव जीरो एरर हो रही है। तो 98 97 99 कोई इधर अलाइनमेंट में है तो नेगेटिव जीरो एरर हो रही है, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट याद रख सकते हो आप। फिर जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन के साथ निकाली जाती है, फिर उसे फाइनल रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो पिछले पहले भी लिख दिया था मैंने बनने के ऊपर। तो यही जीरो एरर का बस यहाँ कॉन्सेप्ट था, इतनी चीजें यहाँ देखना चाहिए। जीरो एरर क्लियर? किसी को स्क्रू गेज में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया हो? ओके, वेरी गुड, सबको सब चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आपके लिए कुछ चीजें छोड़ी है मैंने ऐसा नहीं कि हर चीज बता दी है ना, कुछ चीज आपके लिए छोड़ी है मैंने। जैसे एक वर्ड होता है बैकलैश एरर, बैकलैश एरर तो मैंने आपके लिए छोड़ा है, मैंने नहीं पढ़ाया आपको व्हाट इज बैकलैश एरर, ठीक है। तो आप लोगों का काम है एनसीईआरटी का लैब मैनुअल पढ़ना है, एंड द पॉसिबल एरर इन वर्नियर कैलिपर इन स्क्रू गेज। जीरो एरर के अलावा भी कुछ एरर हो सकती है, उन सब क्या हो सकती है वो आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। और डेफिनेटली बच्चे देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा खुद से पढ़ता है वो ज्यादा अच्छा पढ़ाई करता है। हम टीचर्स की रोल होना चाहिए बस कि आपको जहाँ अटक रहे आपको बस हेल्प करे, और आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है कोई तो हम बता दे, पढ़ के समझा दे, है ना, पर आपको मेहनत करना चाहिए। तो अब मैंने 2 3 जो चीजें छोड़ी है, मैंने जो बताया आपको वो आप पढ़ेंगे। बैकलैश एरर क्या होती है आप ढूंढेंगे, ठीक है। वो मैंने नहीं पढ़ाया और हो सकता है नीट पे क्वेश्चन आ जाए, मेंस में क्वेश्चन आ जाए, आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए। बहुत बड़ी चीज छोड़ी है, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी चीज छोड़ी है, तो जरूर पढ़ लेना, आप खुद से पढ़ेंगे। Yes, sir. बिल्कुल। बिल्कुल, बैकलैश एरर छोड़ा है मैंने, और भी एक बार लैब मैनुअल से देख लेना, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट खत्म, ये 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़ना था अपन को। इसके अलावा स्पीरोमीटर भी कुछ होता है ना, वो भी कई बार पूछ लेते हैं लोग, तो उसका कॉन्सेप्ट
थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं, सिंपली डिवाइस है वो भी। कर्वेचर, चीजों की कर्वेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। मैं ज्यादा डेप्थ में अच्छे से तो नहीं बताने वाला उसे, एक हल्का फुल्का आइडिया देने वाला हूँ, बिकॉज मैंने देखा तो नहीं है कि नीट में ऐसा क्वेश्चन आया है उस पर कभी, पर कभी बाय चांस आ जाए तो प्रिकॉशनरी आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। तो हमारे पास है ना एक डिवाइस होता है इस तरह से कुछ दिखने वाला, इसमें थोड़ा सा इसका डायग्राम सही बनाता हूँ मैं। देखो कुछ ऐसा डिवाइस होता है, तीन इसकी आर्म्स होती है, नीचे से तीन लेग्स होते हैं, उसके साथ यहाँ पे एक है ना एक पॉइंटर होता है, इस तरह से पॉइंटर, ठीक है। तीन आर्म्स का एक स्टैंड होता है हमारे पास, एक स्टैंड है जिसमें तीन लेग्स है, ठीक है। जनरली घरों में मटका वटका रखने के लिए तीन लेग्स का स्टैंड होता है ना, वैसे एक स्टैंड है, ठीक है, एक स्टैंड है, उस स्टैंड के अंदर तीन लेग्स, ठीक है। और एक है ना डिस्क है, डिस्क को हम ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, एक स्क्रू रहता है डिस्क के साथ, जिसको घुमाकर वो डिस्क ऊपर या नीचे से जाएगी। देयर इज अ बोल्ट जिसमें डिस्क एक नट से एक बोल्ट के थ्रू अटैच होती है, तो डिस्क ऊपर नीचे शिफ्ट होगी, और डिस्क ऊपर नीचे शिफ्ट कितना हो रही है उसके लिए हम मेजर करने के लिए स्केल भी अटैच है। that scale is attached with this stand, that scale is attached with this stand। और ये जो डिस्क है ये जब ऊपर नीचे जाएगी तो इसके साथ एक पॉइंटर होता है जो ऊपर नीचे जाता है। अब लॉजिक क्या है, ये तीन जो लेग्स है, अगर मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है हमारी, एक एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने तीन लेगेड एक हमारे पास इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है उसे रखा, तो इसमें जो बीच जो एक आर्म निकली हुई है वो बीच वाला एक इसका एक लेग और मान सकते हो आप, तो मैं दिखा देता हूँ ऐसा। एक हमारे पास ये मटके का जो स्टैंड आता है वैसा स्टैंड है, और बीच में हमारे पास यहाँ पे एक और लेग है, ठीक है। ये अगर प्रॉपर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो ये तीनों लेग और ये बीच वाला जो स्टैंड या बीच वाला जो लेग है वो एग्जैक्टली एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैच करते हैं, वो एग्जैक्टली एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर रखोगे आप इस पूरे डिवाइस को, तो ये सब उस हॉरिजॉन्टल सरफेस से प्रॉपर्ली टच करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि तीन में से कोई एक लेग हवा में होगा या ये बीच वाला जो लेग है वो हवा में होगा। अगर एक प्रॉपर हॉरिजॉन्टल सरफेस है हमारे पास, तो इन तीन लेग और ये बीच वाला जो लेग है ये एकदम टच करते हैं, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या होगा समझ में आ रहा है जो बताया अभी तक मैंने? नहीं आया? फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो मटके का जो स्टैंड होता है वो शायद बच्चों ने देखा ही होगा, वो है हमारे पास, उस स्टैंड के साथ एक समझ लो बीच में एक हमारे पास रॉड है, वेवर रॉड, उस रॉड को ये मटके के स्टैंड को जिसका अपन ने बोर्ड ये प्लेन पे रखा, वो बीच में एक रॉड थी, उस रॉड को रखा, तो वो रॉड एग्जैक्टली जाके नीचे टच हो गई, वो रॉड एग्जैक्टली जाके नीचे टच हो गई ऐसा, ठीक है। मेरे पास एक रॉड है, उस रॉड में नीचे एकदम पॉइंटेड रॉड है वो, उस पॉइंटेड रॉड को मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा एंड आई हैव अ स्टैंड। अब इस स्टैंड के साथ ये जो रॉड थी ना, असल में मैंने इसे एक बोल्ट में से पास करा, सॉरी एक नट में से पास करा, एंड दैट नट इज अटैच्ड विद दिस स्टैंड एंड द रॉड इज पास्ड थ्रू दिस नट। आई हैव अ नट जिसमें से वो मैंने रॉड पास कर दिए, और रॉड नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे टच हो गई, और तीन लेग भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे टच हुए। अब ये नट से जो रॉड पास करी थी, इस रॉड के साथ मैंने ना एक डिस्क अटैच कर दी, इस रॉड के साथ मैंने एक डिस्क अटैच करी इस तरह से, इस रॉड के साथ मैंने डिस्क अटैच करी, ठीक है। एंड ये जो स्टैंड था, इस स्टैंड के साथ यहाँ पे एक स्केल बना दी, ऐसी एक मैंने यहाँ पे साइड में स्केल इसके साथ अटैच कर दी इस तरह। ये है डिवाइस, दिस इज द डिवाइस पिरामिड। डिवाइस समझ में आ रहा है बना क्या है? Yes, sir. है ना। अब बताओ, मान लो मेरे पास नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं होती,
आई हैव अ कर्व्ड सरफेस, आई हैव अ कर्व्ड सरफेस जिसमें डिवाइड, जैसे कि कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर टाइप का कोई मिरर है मेरे पास, ऐसा कोई मिरर है, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर, वैसा कोई सरफेस है मेरे पास, 3 डायमेंशनल कर्व्ड सरफेस, ठीक है। उसमें मैं अगर रखता तो क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों लेग ये रॉड, ये तीनों इसको एक साथ टच करे? हो सकता है क्या? ऐसा सोचो, एनीवन? रुशम का आंसर तो आया है, रुशम इसी का आंसर दिया है ना आपने? हाँ अभी आया आंसर, तो सही है ना? नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसी कर्व सरफेस है तो अगर वो मेरे पास जो स्टैंड की लेग्स थे वो अगर यहाँ पे कांटेक्ट में होंगे तो डेफिनेटली बीच वाली जो रॉड वाला जो था ना पोर्शन, वो हवा में होगा, वो कांटेक्ट नहीं करेगा, दिस विल नॉट बी इन कांटेक्ट विद द सरफेस। डेफिनेटली अब इसे कांटेक्ट में लाने के लिए मैं इस रॉड को थोड़ा सा टाइट या ओपन करके इसे ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ, तो इसे मैं या तो नीचे या ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ। अब मैं इसे नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ, इसे नीचे कितना शिफ्ट करा, ये डिस्क और ये जो स्केल है इसके अरेंजमेंट से मैं बता सकता हूँ, इस डिस्क और स्केल के अरेंजमेंट से बता सकता हूँ। मैंने इस डिस्क को रोटेट करा तो ये नट में ये बोल्ट नीचे गया तो रॉड नीचे गई, तो रॉड नीचे गई तो डिस्क नीचे गई, तो यहाँ स्केल से पता चल जाएगा डिस्क कितना नीचे गई, पता चलेगा हमको क्या, बताइए? Yes, sir. है ना? और ये डिस्क का काम क्या है, इस पे भी मार्किंग है, इस पे भी मार्किंग है, तो वो स्क्रू गेज जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ भी हो जाएगा। डिस्क पूरी 360 डिग्री घूमी तो पिच के बराबर रॉड नीचे गई है या पिच के बराबर ऊपर जाएगी, और डिस्क अगर थोड़ा सा एंगल घूमी है, इतना घूमी है कि कुछ डिवीजन शिफ्ट हुए तो पहला दूसरा तीसरा कितना डिवीजन आया है, उससे अपन बता सकते हैं इजीली कि रॉड कितना शिफ्ट हुई है। तो बहुत प्रिसाइजली इस रॉड को नीचे कॉन्टेक्ट में लाने के लिए मुझे कितना शिफ्टिंग करना पड़ रही है वो स्क्रू के जैसा कॉन्सेप्ट में मैं मेजर कर सकता हूँ, और वो अगर मेजर हो गया कि इस बीच में मुझे कितना डेप्थ जाना पड़ रहा है, तो बेसिकली मुझे पता क्या चल रहा है, मुझे पता है चल रहा है कि ये गैप कितनी है, ये रॉड यहाँ नीचे कितना शिफ्ट होके मैच कर रही, नीचे सरफेस को टच कर रही, वो अगर मुझे पता है तो मुझे एक गैप पता है। Am I right? Yes, sir. सभी बच्चे सोच लीजिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 3 लेग और ये बीच की जो रॉड है वो एग्जैक्ट मैच करती है, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कांटेक्ट में आते हैं। तो अगर मेरे पास ऐसा ग्रूव जैसा कोई सरफेस है, कॉन्केव मिरर है, तो इस रॉड को कितना नीचे भेजना पड़ा मुझे, बेसिकली मैंने ये लेंथ मेजर कर लिया, और ये डेप्थ अगर मुझे पता है और मुझे इंस्ट्रूमेंट हमें पता ही था तो हमें ये ऑलरेडी ये डिस्टेंस पता होती है, ये रेडियस हमें पता है, दिस रेडियस इज नोन टू अस, दिस हाइट इज नोन टू अस, सो वी कैन मेजर द रेडियस ऑफ कर्वेचर। Suppose if radius of curvature is r, then this distance is going out to be r minus h. This is small r. तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या लिख सकते हैं, r minus h का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर is going out to be capital R square. So we have a quadratic in terms of capital R. This small r इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया है, तो हमें इजीली पता है कि जो हमारा स्फेरोमीटर के 3 लेग का जो सर्कमफरेंस है या वो किस रेडियस में है वो हमें पता है। स्फीरोमीटर के जो 3 लेग्स है वो किस सेंटर वाली रॉड से कितनी डिस्टेंस पे है वो हमें पता है, स्मॉलर नोन टू अस, h हमने मेजर कर लिया यहाँ से, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बोलो, Yes, sir. लॉजिक समझ में आया? बाकी सब बच्चे भी देख लीजिए Yes, sir. ना। तो स्फेरिकल कॉन्केव मिरर जैसी कुछ चीज होती है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। अब पॉइंट बस यहाँ पे ये h निकालने का है, ये h कैसे निकालेंगे अपन, ये h कैसे निकालेंगे, ये इस रॉड का यहाँ से शिफ्टिंग जो है, ये यहाँ से जो गैप है, ये शिफ्टिंग हमको पता करना है, तो वो पता करने के लिए हमारे पास होती है यहाँ पे डिस्क एंड डिस्क स्केल। डिस्क और स्केल के अरेंजमेंट से हम बहुत प्रिसाइजली h को मेजर कर सकते हैं, बहुत प्रिसाइजली h को मेजर कर सकते हैं। डिस्क का 360 डिग्री रोटेशन हुआ तो यहाँ पर वो 1 यूनिट जितना शिफ्ट होगी, 360 से कम रोटेशन हुआ तो ये मार्किंग जो रहती है डिस्क पे उससे समझ में आ जाएगा कि कितना शिफ्टिंग हुई है, पिच के बराबर हुई है या उससे कुछ फैक्टर में, कुछ फ्रैक्शन में हुई है, वो सब इजीली हमको क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग और वो सब जो सब सारे स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यहाँ अप्लाई होता है, तो फिर इस फॉर्मूले से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। चलिए, समझ में आ रहा है क्या स्फेरोमीटर? Yes, sir.
ओके बच्चों, चलो अभी टाइम बचा था थोड़ा तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया आपको। ये नीट में बहुत रेयर चांस है कि पूछा जाए, पर मैंने कुछ किताबों में देखा है इसलिए आपको बता दिया। मैंने कुछ जगह देखा है, कुछ आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत होती है, तो ऐसे कुछ लोग अमेजन अकेडमी पे आई थिंक मैंने एक टेस्ट देखा था, उसमें उन्होंने इस पे क्वेश्चन दे दिया था। तो वो क्वेश्चन को देख के मेरे को लगा नहीं यार बच्चों को ये भी आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी बहुत रेयर चांस है कि इस पे कुछ आए। आप एक बार और देख लीजिएगा, बुक्स में पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी हमको मिल सकता है स्पेरोमीटर, तो उससे देख लीजिएगा। चलिए, है ना। बाकी ये पहले तो सब अच्छे से डिटेल में थे, हम मेरे को अच्छे से याद है जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो हमने बहुत डिटेल में इंस्ट्रूमेंट को पढ़ा था और यूज भी करे थे, प्रैक्टिकल्स होते थे इन सब पे। ये भी है इस साल हाँ बोलिए। हाँ, ये प्रैक्टिकल में है इस साल के 12th। हाँ प्रैक्टिकल में है ये इस साल के, बिल्कुल सही है ना। अब इस साल लेकिन एक्सपेरिमेंट वगैरह कहाँ ढंग से होंगे, है ना। एक्सपेरिमेंट करो तो क्या चीजें याद हो जाती है। प्रैक्टिकल हाँ पिछले साल प्रैक्टिकल में था। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, ओके। तो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इतने ठीक है, अपने सफिशिएंट है इतना पढ़ना। यहाँ रुकते हैं अपन। अब आप जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एनसीईआरटी में जो सब दिए, लैब मैनुअल जो होता है एनसीईआरटी का वो पढ़िएगा जरूर, उन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमको सब आना चाहिए। ओके, अब हमारा एक लेक्चर और है इस वीक में थर्सडे को, तो उसमें हम क्या स्टार्ट करें बताओ। हमने बात करी थी स्क्रू गेज और ये सब चीजें पढ़ने की, तो ये हमारा थ्योरी पोर्शन तो पढ़ लिया है। अब आप क्वेश्चंस आपके पास होंगे, मैं और देखता हूँ मेरे पास क्वेश्चंस में भेज दूंगा, आईआईटी वाले क्वेश्चन भेज दूंगा अगर ज्यादा नहीं मिले मेडिकल के तो। ठीक है, अब आप बताइए और क्या अपनी रिक्वायरमेंट है। वे ऑप्टिक्स का आपका होने ही वाला है लेक्चर, है ना। वे ऑप्टिक्स या वेव चैप्टर का होने वाला है। ठीक है, फिर अपन क्या करें आगे, एक लेक्चर अपना और इस हफ्ते, और अगले हफ्ते भी लेक्चर लगवा लेंगे। आप बताइए जो टॉपिक बोलेंगे उस हिसाब से। डैम्ड ऑसिलेशन बोल रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। फ्लूइड्स बोल रहे हैं, जीपीएम बोल रहे हैं, ओके।